चलिए हो गया। नमस्कार, मैं हूँ वर्षा ठाकुर फ्रॉम शिक्षा मित्रा क्लासेस। और सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और आज के दिन मैं अपनी वीडियो लेकर फिर से उपस्थित हूँ, सीटेड साइंस बाय वर्षा ठाकुर। तो पहला क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री से है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और अगर आप इसे देखें तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। डाइजेशन है और केमिस्ट्री भी इसमें लगी हुई है और साथ में इसमें लगा हुआ है बायो भी। तो एक तरह से आप ये कह लो कि इट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन है ये, विच इन्वॉल्व्स बोथ बायोलॉजी कंसेप्ट एज वेल एज केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं इसको प्योरली केमिस्ट्री बोलूं तो भी इस क्वेश्चन के साथ थोड़ी सी हेराफेरी हो जाएगी, और अगर प्योरली मैं इसको केमिस्ट्री का बोलूं तो भी थोड़ा सा बायो के साथ जो है वो पार्शियलिटी हो जाएगी। तो मैं ये मान के चल रही हूं कि ये कॉन्सेप्ट मिला जुला कॉन्सेप्ट है, बायो का भी और केमिस्ट्री का भी। तो मैं इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रही हूं। मैं पहला क्वेश्चन जो है वो पढ़ रही हूं, वो ये है कि X is a chemical present in our stomach and is necessary for digestion of food. When X is secreted in excess, it causes health problems like indigestion. Why is the chemical used to treat this condition? What could be X and why? वो ये बोलना चाहते हैं कि X कोई केमिकल है जो हमारे पेट में, हमारे स्टमक में रहता है, डाइजेशन करने में हेल्प भी करता है। अगर ये नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं होगी। साथ में इसका एक हार्मफुल इफेक्ट ये भी है कि अगर जरूरत से ज्यादा ये हमारी बॉडी में सिक्रीट हो जाता है, जरूरत से ज्यादा बन जाता है, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम करता है, जैसे इंडाइजेशन, खाना पचने ना पचने की जो प्रॉब्लम है वो इंडाइजेशन कहलाती है। कि जब कभी हम लोग खाना खाते हैं हमारा खाना पचता नहीं है तो उसको इंडाइजेशन बोला जाता है। सो इसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए एक केमिकल आता है जिसको उन्होंने नाम नहीं दिया और हमें वो फाइंड आउट करना है, और उसको नाम उन्होंने नाम की जगह उसको यहाँ पर वाई से संबोधित किया है। और हमें पता लगाना है कि वो वाई केमिकल क्या है जो एक्स को ट्रीट करने में हेल्प करता है और एक्चुअली में एक्स है क्या। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को एलेबरेट करने की कोशिश कर रही हूं ताकि मैं इस क्वेश्चन के साथ थोड़ा जस्टिस कर पाऊं। तो बिफोर ऑप्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन यानी खाना पचने की जो क्रिया है उसको डाइजेशन बोला जाता है। और हमारी बॉडी में एक वेल डेवलप्ड क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारे माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जो है वो खत्म होता है। और इस तरह से एक लॉन्ग ट्यूब है हमारी बॉडी में जो माउथ से स्टार्ट होती है एनस तक खत्म होती है, उसको बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। और उसी एलिमेंट्री कैनाल के जरिए जो है वो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता रहता है। तो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा ड्रॉ ना करते हुए सिर्फ उस पार्ट को ड्रॉ करने वाली हूँ जो इस क्वेश्चन के साथ लिंक अप, ठीक है। तो पहले अच्छा, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करने के बाद या उससे पहले ही मैं आपको बता देती हूँ चलो कि डाइजेशन जो होता है उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वंस। यानी डाइजेशन एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसके अंदर जो सब्सटेंस है वो उन्हीं पार्टिकल्स या उन्हीं फर्दर सब्सटेंसेस में टूट जाता है जिनसे मिलके वो बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स से बनता है। जब आपके खाने के जरिए प्रोटीन आपकी बॉडी में जाता है तो डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान जो आपका प्रोटीन है वो फर्दर अमाइनो एसिड्स में है जो टूट जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स फूड प्रोटीन इज ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर फूड अमाइनो एसिड, और फिर वो सिंपलर फूड जो है आपका अमाइनो एसिड वो आपकी बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं डाइजेशन बता चुकी हूँ आपको, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वंस। एंड मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, पूरा नहीं दिखाऊंगी, बिल्कुल थोड़ा सा है, जो कि इस रिलेटेड क्वेश्चन के साथ जो है इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां पर ड्रॉ कर रही हूं एक पाइप है जिसको आप इसोफेगस
कहते हो, और जनरल भाषा में आप इसको फूड पाइप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फूड पाइप। और आप देखेंगे कि ये जो फूड पाइप है, इट एंटर्स इनटू स्टमक। जो है फूड पाइप नेक्स्ट जो जिस ऑर्गन में एंटर करती है, दैट इज कॉल्ड स्टमक। और स्टमक के बाद ये जो मैंने सी सेक्शन सा बनाया हुआ है ना, दिस पार्ट दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये क्या है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, जो कि डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारी बॉडी का, और डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है। और ये हमारा स्टमक है। आप देखें कि स्टमक जो होता है थोड़ा सा जे शेप्ड होता है। कैसा होता है? थोड़ा सा जे शेप्ड होता है, तो इसलिए उसकी शेप जो है थोड़ी सी मैंने ऐसे बनाई हुई है। इट्स नॉट ड्रॉन प्रॉपरली बाय मी, बट मैंने कहीं ना कहीं स्टमक की जो आउटलाइन है उसको कैच किया है। तो यहाँ पर स्टमक में जो है प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है। किसकी डाइजेशन होती है? प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है। तो अगेन मैं यहाँ बताऊंगी कि स्टमक में जो है हमारे प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है, और उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक केमिकल बहुत जरूरी है। सो देयर इज अ केमिकल which digest proteins, ठीक है, ताकि प्रोटीन ब्रेक हो जाए किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में। एंड दैट पर्टिकुलर जो केमिकल है, दैट पर्टिकुलर केमिकल जो है ये, वो यहां मौजूद है इस जगह। तो फिर से देखेंगे कि दिस इज योर फूड पाइप एंटर्स इनटू अ स्टमक। स्टमक में जो है प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो केमिकल होता है वो यहाँ पर स्टमक में मौजूद है। उस केमिकल का काम है प्रोटीन्स को ब्रेक करना, किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में। एंड दैट केमिकल इज नोन एज एक्स। तो जिस एक्स केमिकल की यहाँ बात हो रही है वो एक्चुअली में यहाँ मौजूद होता है, और जिसका काम होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। कैसे? हाउ? तो मैं आपको बताऊं कि जो केमिकल है यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली HCl। क्या है वो? HCl है। जो केमिकल X हम बात कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नोन एज HCl, हाइड्रोक्लोरिक acid, which is known as HCl, and this HCl is present in stomach। कहां पर है? आपके स्टमक में प्रेजेंट है। ये प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे? ये स्टमक के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन। और वो उस पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। क्या करता है? एक्टिवेट। तो HCl एक्टिवेट पेप्सिन। HCl जो आपका HCl है, दैट एक्चुअली एक्टिवेट पेप्सिन। तो मैं रिएक्शन को कुछ ऐसे लिखूंगी कि पेप्सिन इज एक्टिवेटेड बाय HCl। तो अगर मैं केमिकल इक्वेशन के तहत इसको लिखती हूं तो मैं लिखूंगी पेप्सिन इज एक्टिवेटेड बाय HCl इनटू पेप्सिनोजन। सो पेप्सिन की जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो पेप्सिनोजन है, और पेप्सिनोजन डाइजेस्ट करती है। क्या करती है? डाइजेस्ट करती है किसको? प्रोटीन्स को। तो जो आपकी पेप्सिनोजन है वो प्रोटीन्स की क्या करती है? डाइजेशन करती है। तो यहां पर आप एक चीज बिल्कुल देख रहे हैं कि अगर पेप्सिनोजन में चेंज नहीं होगा तो प्रोटीन्स की डाइजेशन भी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं पेप्सिन को जगाने का काम जो है वो कौन कर रहा है? HCl। ठीक है। तो HCl का जो मेन काम है वो ये है कि इट एक्टिवेट्स पेप्सिन इनटू पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन हैज टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स, और ये सारी की सारी प्रक्रिया जो हो रही है, सारा सारा प्रोसेस हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? स्टमक में हो रहा है।
कहाँ हो रहा है? स्टमक में, बिकॉज प्रोटीन्स आर पार्शियली डाइजेस्टेड इन द स्टमक। प्रोटीन्स जो है वो थोड़े बहुत कहाँ डाइजेस्ट होते हैं? आपके स्टमक में। तो यानी कि जो इनिशियल डाइजेशन है प्रोटीन्स की, सबसे पहले जो डाइजेशन प्रोटीन्स की स्टार्ट होती है वो होती है आपके कहाँ पर? स्टमक में होती है। तो इस तरह से स्टमक में मौजूद ये जो एक्स केमिकल है ये एक्चुअली में क्या है? दिस इज HCl। क्या है वो? एक्स केमिकल HCl है और इसका काम है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। तो ये डायरेक्टली तो खुद इन्वॉल्व नहीं होता प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए, ये क्या करता है? ये उस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, उस पर्टिकुलर एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो कि प्रोटीन्स की डाइजेशन में क्या करती है? हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल मैं फिर से पूरा का पूरा जो ये प्रोसेस है ये कंक्लूड करवाने वाली हूं। तो मेरा आंसर अभी बिल्कुल आ चुका है, नियर बाय है कि हमने एक्स को फाइंड आउट कर लिया है। लेकिन बात सिर्फ ऑप्शन को करेक्ट करने की नहीं है, बात है कॉन्सेप्ट की। क्योंकि अगर हमें किसी चीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएगा, तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं आया और यू नो द कॉन्सेप्ट वेरी वेल और क्वेश्चन थोड़ा घूम कर आता है, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से अपने कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करने वाली हूं। मैं ये कहने वाली हूं कि हमारे पास एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो हमारे माउथ से हमारे एनस तक कंप्लीट होता है और इसीलिए वी हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरी बात ये कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें मैंने ड्रॉ किया है सारा का सारा डायग्राम। उसमें मैंने फूड पाइप को ड्रॉ किया है विच एंटर्स इनटू स्टमक, दैट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, और स्टमक के बाद स्टमक एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारी बात स्मॉल इंटेस्टाइन तक तो हो ही नहीं रही है, हम बात कर रहे हैं कहां तक? अपने स्टमक तक बात कर रहे हैं। स्टमक में जो होता है एक तरह का केमिकल होता है, दैट केमिकल हेल्प्स टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स। वो केमिकल जो है प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन क्या होता है? जिसमें कोई भी फूड सब्सटेंस जो है वो ब्रेक कर जाता है किससे? इनटू सिंपलर वन। तो इस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब वो केमिकल एक्स क्या है? वो केमिकल एक्स HCl है और वो डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है? वो डाइजेशन में ऐसे हेल्प करता है कि वो स्टमक में मौजूद एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, क्योंकि वो पहले सोया हुआ होता है। HCl जो है उसको एक्टिवेट करता है कि भाई तू जाग जा, क्योंकि अब तेरी काम करने की बारी आ गई है। तो उसका सुस्त फॉर्म पेप्सिन है और उसका एक्टिवेटेड फॉर्म क्या है? पेप्सिनोजन। तो इस तरह HCl जो है पेप्सिन को एक एक्टिवेटेड फॉर्म में चेंज करता है और उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म का नाम है पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन जो है वो एक तरह का कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इंजाइम है। इंजाइम्स वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर पेप्सिनोजन जो है वो प्रोटीन्स की डाइजेशन को प्रोटीन की डाइजेशन वाले प्रोसेस को कंप्लीट होने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो पेप्सिनोजन जो है इट इज अ कैटलिस्ट और यू कैन से इट इज अ एंजाइम व्हिच हेल्प्स टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स। तो यहाँ पर पेप्सिनोजन जो है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है और प्रोटीन जो है वो फिर फर्दर टूट जाता है इनटू सिंपलर वंस में, यानी पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस पे। तो प्रोटीन with the help of enzyme pepsinogen is break down into peptones and proteoses। ठीक है, तो यहां पर ये पूरी चीज हमें क्लियर हो गई कि वो केमिकल जो कि हमारे स्टमक में मौजूद है और नेसेसरी है किसके लिए? डाइजेशन के लिए, वो HCl है। क्योंकि मेनली किसकी डाइजेशन कर रहा है? ये डाइजेशन कर रहा है आपकी प्रोटीन्स की। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ अब हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार आपको नेक्स्ट पार्ट की जानकारी दे दूं कि वो ये क्या कहना चाहते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर ये केमिकल यानी HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जरूरत से ज्यादा हमारे पेट में हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाती है। बिल्कुल इनडाइजेशन होती है भाई अगर आप लोग तली हुई चीजें खाते हैं जरूरत से ज्यादा। समोसे खा लिए, पकोड़े खा लिए, जैसे आजकल बारिश का मौसम है तो फटाफट गए समोसे खाए, पकोड़े खाए, मोमोज, पता नहीं क्या क्या खाइए, बिल्कुल खाइए लेकिन लिमिट में खाइए। जब हम जरूरत से ज्यादा इन चीजों को खा लेते हैं HCl की मात्रा हमारे पेट में ज्यादा हो जाती है। दूसरी बात, हमारा जो लिविंग स्टाइल, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, लेट खाना, लेट सोना, लेट उठना, ये भी इनडाइजेशन को प्रमोट करता है। तो इनडाइजेशन कहीं ना कहीं किस कारण से होती है? वो कारण
मैंने अभी आपको बताया, ना टाइम पे आप खा रहे हो ना टाइम पे सो रहे हो। और दूसरी बात, जितना तला हुआ फ्राइड फूड हम खाते हैं उससे भी इंडाइजेशन होती है। इंडाइजेशन होने के बाद जो प्रॉब्लम आती है दैट इज कॉल्ड हाइपर एसिडिटी, यानी एसिड का आपके स्टमक में ज्यादा हो जाना। द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन योर स्टमक बिकम्स लार्जर और एक्सेस। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये कहना चाहती हूं कि जब हम लोग अच्छे ढंग से खाना वाना नहीं खाते हैं, फ्राइड फूड ज्यादा खाते हैं, तब ये जो केमिकल एक्साइन है, एक्सीएल है, वो एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, यानी ज्यादा हो जाता है। और ज्यादा होने के कारण क्या क्रिएट करता है? इंडाइजेशन क्रिएट करता है। तो इस तरह से उस एक्सेस को, वो जो एक्सेस अमाउंट है एक्सीएल का, उसके एक्सेस अमाउंट को कम करने के लिए एक केमिकल दिया जाता है। मतलब इनडाइजेशन, सिंपल भाषा में बोला जाए तो इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए, जो हाइपर एसिडिटी आपको हो जाती है एचसीएल के कंसंट्रेशन बढ़ने से आपके पेट में, जो आपको हाइपर एसिडिटी हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए केमिकल है वो दिया जाता है डॉक्टर की तरफ से। एंड दैट केमिकल, उन्होंने उसको वाई से संबोधित किया है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं वो क्या है। अगर आपके पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई है तो आपको डॉक्टर बेस दे देता है। क्या देता है? बेस। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अच्छी तरह जानता है कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी कि द इफेक्ट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस, एंड एसिड base both they neutralize each other. They result in the formation of salt plus water. This reaction is called neutralization reaction. ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें कि आपकी एसिड की मात्रा क्या हो गई है, आपकी एसिड की मात्रा एक्सेस में हो गई है। आपकी एसिड की मात्रा एक्सेस में होने के कारण, कि एसिड की मात्रा एक्सेस में होने के कारण आप यहाँ देखेंगे कि आपको डॉक्टर एक बेस सजेस्ट करता है, ताकि वो बेस जो है ये बढ़ी हुई एसिड की मात्रा को क्या कर दे? न्यूट्रलाइज कर दे, और एसिड को किस में कन्वर्ट कर दे? सॉल्ट और वाटर में, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आपके लिए ज्यादा हानिकारक नहीं है। और इस तरह से आपको हाइपर एसिडिटी का जो भी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं उससे आपको निजात मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब आपके पेट में एचसीएल एक्सेस हो गया, जिसको उन्होंने एक्स से संबोधित किया है, तो डॉक्टर ने आपको वाई नाम का केमिकल दिया, जो कि एक क्या है? बेस है। क्या है? एक बेस है। तो वो बेस जो है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक कॉमन नेम है और उसका केमिकल नेम जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस तरह से दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस इन नेचर, वो बड़े हुए एक्सेस एसिड की अमाउंट को न्यूट्रलाइज करके उसे सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर में क्या कर देगा? चेंज कर देगा। ठीक है जी, तो इस तरह से ये जो केमिकल है यहाँ पर ये वाई है। अब मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को कंक्लूड करती हूं कि HCl नाम का केमिकल ही वो एक्स है जो हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है और प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाता है, यानी अगर HCl जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो हमें वाई नाम का जो केमिकल है वो दिया जाता है। और वाई नाम का केमिकल एक तरह का बेस है, और यहाँ पर जो बेस की बात हो रही है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक कॉमन नेम है, केमिकली उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। तो जब एसिड की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो डॉक्टर हमें बेस दे देता है, ताकि वो बेस उस एक्सेस अमाउंट के एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे और उसे किस में कन्वर्ट कर दे? सॉल्ट प्लस वाटर में। तो यही सारा प्रोसेस जो है वो होता है। सो योर केमिकल X is HCl and your chemical Y is magnesium hydroxide, which is known as milk of magnesia, and it is also known as antacid. क्या है ये? एंटासिड है। तो जनरल तौर पर डॉक्टर जब आपको एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, यानी HCl की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है, तो आपको एक तरह का एंटासिड देता है। एंटासिड मतलब एंटी टू एसिड, जो एसिड के इफेक्ट को कम कर दे, और वो एंटासिड जनरली बेस होते हैं। और यहाँ पर जनरली डॉक्टर जो आपको एंटासिड देता है उसको नाम दिया गया है मिल्क ऑफ
मैग्नीशिया जो कॉमन नेम है और केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से जो आपका आंसर है वो वाला आंसर है जहां आपका एक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वाई जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन सी है वो, क्योंकि एक्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वाई जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड। वो ये कहना चाहता है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया यूज नहीं होता है। बैक्टीरिया सबको पता है हमारे लिए फ्रेंडली भी होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। फ्रेंडली इसलिए होते हैं जब वो हमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में काम आते हैं, हमारे को कोई इंफेक्शन कोज नहीं करते हैं, हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाते, देन दे आर कॉल्ड फ्रेंडली बैक्टीरिया। अगर आप ये कहें तो आपके इंटेस्टाइन में भी कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया है इकोलाई, जो आपकी डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और कई तरह के प्रोटीन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, आपकी प्रोटीन्स को भी सॉरी और वाइटामिन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं आपकी बॉडी में, जो कि आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं और अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो इन्फेक्शन कोज करते हैं, तो यूरिनरी ट्रैक्ट की इंफेक्शन कोज कर देते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो है वो फ्रेंडली भी हैं और बैक्टीरिया जो है वो एनिमी भी हैं। लेकिन यहाँ पर वो बात करना चाहते हैं कि ऐसे कौन सा प्रोसेस है जहां पर आपको फ्रेंडली बैक्टीरिया यानी आपके जो बैक्टीरिया हैं वो यूज अप नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो पहली अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ कर्ड की, तो आप देखेंगे कि कर्ड जो है उसमें बैक्टीरिया अगर इस प्रोसेस में अगर बैक्टीरिया यूज नहीं होगा तो मिल्क से कर्ड नहीं बनेगी, क्योंकि मिल्क के अंदर होता है लैक्टोज। मिल्क के अंदर क्या होता है, सॉरी, मिल्क के अंदर होता है लैक्टोज, और लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया होता है दैट इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आपका प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने का जो प्रोसेस है, लोग जनरली अपने घरों में दही बनाते हैं, तो उस प्रोसेस में बैक्टीरिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही तो मेन हीरो है उस पूरे प्रोसेस का, क्योंकि वही तो सारा का सारे लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। वो मिल्क में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, और लैक्टोबैसिलस एक फ्रेंडली बैक्टीरिया है, यानी हमारा दोस्त। ठीक है, बेकिंग ऑफ ब्रेड की अगर हम बात करें तो अगर जनरल तौर पे देखा जाए तो ब्रेड बनाने का जो काम होता है उसमें यूज होता है आपका बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा यूज करने पर आपको यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई बैक्टीरिया यूज करना पड़ता है, क्योंकि बेकिंग सोडा जब हम यूज करते हैं आपके डो में, जब हम उसको ऐड करते हैं तो बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड जो है दोनों मिलकर एक तरह के गैस जो है वो रिलीज करते हैं, जिसको बोलते हैं CO2। वो जो गैस होती है, वो गैस जो होती है मेक द केक एंड अदर बेकरी प्रोडक्ट्स बिकम फ्लफी एंड स्पॉन्जी। तो यहाँ पर भी बैक्टीरिया या कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आपकी बात होती है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस। बिल्कुल, शुगर केन जूस से अल्कोहल बनाया जाता है, और इस तरह से ये जो फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस है शुगर केन जूस का, वो ज्यादातर आपकी बियर इंडस्ट्रीज में, जहां पर अल्कोहल इंडस्ट्रीज में ये प्रोसेस जो है वो यूज अप होता है, तो बेवरेजेस बनाने के लिए, अल्कोहलिक बेवरेजेस या बियर वगैरह बनाने के लिए। तो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस जो है वहां पर यीस्ट जो है वो यूज अप होता है, और यीस्ट जो है वो बैक्टीरिया फैमिली का नहीं है, वो फंजाई को बिलोंग करता है। नेक्स्ट जो है वो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन है। सबको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर कर उसको सॉइल में भेजा जाता है, ताकि वो प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या कर सके, हेल्प कर सके। उसके बाद प्लांट फिर डेड एंड डिके हो जाता है एंड देन इट अगेन रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। और इस पूरे साइकिल के पीछे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती, बिकॉज इट जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला प्रोसेस जो है मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बस मैं इतना बता रही हूँ कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है, और उसको बोलते हैं राइजोबियम। और वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जैसे पी हो गया, ग्राम हो गया, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट पे यहाँ पर ऐसे पिंकिश कलर के कुछ नोड्यूल से बने होते हैं। तो यहाँ पर वो बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। क्या बोलते हैं उसको, राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है
ये बहुत हेल्पफुल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में। तो अगेन आप देख रहे हो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी बैक्टीरिया यूज हो रहा है, फ्रेंडली बैक्टीरिया, हमारा दोस्त बैक्टीरिया। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में बैक्टीरिया यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। बेकिंग ऑफ ब्रेड में हमने टार्ट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा को यूज किया हुआ है। यहाँ स्पॉन्जीनेस लाने के लिए इन दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं हो रहा है। फिर हम बात करें फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस की, तो मैं यहाँ बता दूं कि शुगर केन जूस को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हमको यीस्ट की जरूरत पड़ती है, बिकॉज फर्मेंटेशन में यीस्ट इस्तेमाल होता है। फर्मेंटेशन एक तरह का एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, breakdown of glucose into other substances in the absence of oxygen। तो फर्मेंटेशन में नॉर्मली जो है, जो ग्लूकोज है वो अल्कोहल में तब्दील हो जाता है। किसमें तब्दील हो जाता है? अल्कोहल में तब्दील हो जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया जितनी भी आपकी बियर इंडस्ट्रीज हैं, अल्कोहल बनाने वाली इंडस्ट्रीज है, वहां पर ये प्रोसेस किया जाता है, और इस प्रोसेस को करने के लिए हमें यीस्ट की जरूरत पड़ती है, और यीस्ट जो है वो फंजाई फैमिली का है। तो मैं यहां पर बताना चाहूंगी कि जो प्रोसेस बैक्टीरियल नहीं है वो ये, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यहां पर हमें ओड वन ढूंढना है, यहां पर हमें एक ऐसा प्रोसेस ढूंढना है जो बाकी के रेस्ट ऑफ द प्रोसेस से टोटली डिफरेंट है, ठीक है। जी हाँ, तो सबसे पहले हमें बारी बारी से ये पता लगाना पड़ेगा कि ये बाकी ये जो प्रोसेसेस आपको दे रखे हैं ए बी और सी एंड डी, ये सारे प्रोसेसेस एक्चुअली में है क्या। तो अगर मैं डिफोरेस्टेशन की बात करूं तो जनरली हम क्लास 4th 5th से इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में कोई जानता नहीं है, सारी दुनिया जानती है इसके बारे में, लेकिन इस पे अमल नहीं करती है। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि ये सारे के सारे जो प्रोसेस है आपस में इंटरलिंक्ड भी है सारे। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है डिफोरेस्टेशन। और क्योंकि आज हमारे देश का हम आजादी दिवस मना रहे हैं, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो जो मैं ये प्रोसेस के नाम लेते जा रही हूँ, और जो जो ये इनमें से हानिकारक है, वो हानिकारक प्रोसेस हम ये शपथ लेंगे अपनी जिंदगी में ना खुद करेंगे ना होने देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रोसेस है दैट इज डिफोरेस्टेशन, यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज। लार्ज स्केल पर पेड़ों को काटा जा रहा है, और पेड़ों के काटे जाने की इसी क्रिया को डिफोरेस्टेशन कहते हैं। डी जहां लग जाता है साइंस में उसका मतलब होता है विदाउट। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहाँ डिफोरेस्टेशन मतलब अ फॉरेस्ट विदाउट ट्री। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट तो ट्रीज के साथ ही होगा, और जब ट्रीज कट जाएंगे तो फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर डिफोरेस्टेशन का मतलब है कटिंग ऑफ अ ट्रीज इन अ लार्ज स्केल। बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों के काटे जाने की जो क्रिया है उसको डिफोरेस्टेशन कहते हैं, जो कि टोटली गलत है। अगर हम अपनी मदर अर्थ को बचाना चाहते हैं तो आज ये प्रण लेंगे कि हम पेड़ों को ना खुद काटेंगे ना कटने देंगे। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, डिजर्टिफिकेशन। जब आप पेड़ काट देंगे तो कहीं ना कहीं मरुस्थलीकरण मतलब डेजर्टिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट तो होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि डिफोरेस्टेशन करने से ये जो आपका तीसरा प्रोसेस है नॉन एज एरोजन, ये हो रहा है। व्हाट इज एरोजन? एरोजन क्या है? भूमि कटाव। आपने देखा होगा हमारे सॉइल के पास डिफरेंट लेयर है, और उसके सबसे टॉप की जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड फर्टाइल लेयर। टॉप सॉइल, जो हमारी टॉप सॉइल है दैट इज कॉल्ड फर्टाइल लेयर। उस फर्टाइल लेयर को पेड़ों की जड़ें जो है वो होल्ड करके रखती है, ताकि कहीं वो तेज हवा से या तेज पानी के बहाव से बह ना जाए। पर जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फर्टाइल लेयर कैसे बची रहेगी? तो इरोजन का भी एक कारण क्या है? डिफोरेस्टेशन है। जितना हम पेड़ काटते चलेंगे तो पेड़ों की जड़ें हमारी फर्टाइल लेयर को संभाल के नहीं रख पाएंगी, हमारी टॉप सॉइल यानी हमारी फर्टाइल लेयर वॉश डाउन हो जाएगी। वो जो टॉप सॉइल है जो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स कैरी करती है फॉर दी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, वो नहीं रहेगी। अल्टीमेटली पेड़ पौधे जन्मेंगे नहीं, और जिसका कारण नहीं, जिसका रिजल्ट होगा डी डेजर्टिफिकेशन, सॉरी डी डेजर्टी नहीं डेजर्टिफिकेशन। तो यहां पर आप देख रहे हैं
डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज की वजह से हो रहा है एरोजन यानी कि वॉशिंग डाउन ऑफ द टॉप सॉइल और फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल। जब आपके यहाँ आपकी सॉइल में फर्टाइल लेयर ही नहीं रहेगी तो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं रहेंगे फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, जिसके कारण डिजर्टिफिकेशन होगा यानी कि मरुस्थल ही मरुस्थल बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों के तीनों प्रोसेस डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड एरोजन आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, एक के होने से दूसरा और दूसरे के होने से तीसरा अपने आप ही हो जाता है, और तीनों के तीनों ही प्रोसेस जो है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस हैं जो कि रुकने चाहिए, और हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमें पेड़ों को नहीं काटना है। इसके साथ ही चौथा जो ऑप्शन है हमारा, दैट इज चौथा जो ऑप्शन है हमारा दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन यहां पर है टू कंजर्व, टू प्रोटेक्ट। तो यहाँ पर अगेन ये कोई डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस नहीं है, एक प्रोटेक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पर आप कंजर्वेशन की अगर आप बात करें तो संरक्षण जिसको बोलते हैं, टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कह सकते हो, टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स कह सकते हो। तो यहाँ जो रिलेटेड टॉपिक है वो ट्रीज से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कंजर्वेशन मीन्स टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम कटिंग सो दैट ऑल दीज अबव प्रोसेस कुड नॉट बी टेक प्लेस। हमें पेड़ों को काटने से रोकने की प्रक्रिया को आप कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बोल सकते हैं, और जिसके कारण ना तो फिर डिफोरेस्टेशन होगा, ना एरोजन होगा, और ना ही डिजर्टिफिकेशन होगा। तो कंजर्वेशन यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ना होकर प्रोटेक्टिव प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगी कि ये तीनों प्रोसेस तो आपस में इंटरलिंक्ड है, लेकिन कंजर्वेशन जो है वो इनके साथ बिल्कुल भी लिंक्ड अप नहीं होता। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द थ्री अबव मेंशन। तो मैं यहाँ पर कंजर्वेशन को टिक लगाऊं। सॉरी, कभी कभी पेन का मूड नहीं होता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? हाँ जी, तो अगर बात की जाए कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो पहले क्वेश्चन का लेवल देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पे पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा चेंज जो है वो केमिकल चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दे रखा है कि वो एक केमिकल चेंज है। लेकिन प्रॉब्लम तो ज्यों की त्यों ही खड़ी हुई है, क्योंकि अगर किसी को यही नहीं पता होगा कि केमिकल चेंज होता क्या है, तो वो टिक कैसे लगाएगा कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं यहाँ बात करने वाली हूँ वो ये है कि मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। वैसे तो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी इस फिजिकल और केमिकल चेंज को डिफरेंशिएट किया है, लेकिन मैं एक बार फिर बताऊंगी क्योंकि क्वेश्चन फिर आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ फिर से फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। बहुत ज्यादा डीप में ना घुस के बड़े ही सिंपल मेथड्स में आपको ये बताना चाहती हूँ। फिजिकल चेंज होता है द चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एटसेट्रा। ये सारी चीजें जो है वो फिजिकल चेंज होती हैं। केमिकल चेंज की अगर आप बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होना, जैसे कि उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज होना, उसको क्या कहा जाता है? केमिकल चेंज कहा जाता है। अब मेरे ऐसे बोलने से आधों को तो समझ नहीं आया होगा कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि जनरली जो साइंस होती है ये फैक्ट्स के ऊपर और एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंड होती है। स्टेटमेंट से तो कई बार लोगों को समझ नहीं आता। बहुत कॉन्क्रीट सा कोई एग्जाम्पल दिया हो तो वो जो है उनके दिमाग में बैठ जाता है। तो मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ आपको मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर आपने पानी को फ्रिज के अंदर रख दिया, वो आइस बन गया, और इस तरह से आपका पानी जो है अब लिक्विड से सॉलिड हो चुका है। उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है। पहले पानी था, अब वो क्या हो गया है? अब वो सॉलिड हो गया है। यानी पहले वो लिक्विड था, पहले वो सॉलिड, और सॉरी, पहले वो लिक्विड था, अब वो सॉलिड हो चुका है। पहले पानी था, अब बर्फ बन चुका है। उसकी फिजिकल स्टेट में क्या आ गया? चेंज आ गया। मीन्स कि वेन एवर अ वाटर इज कूल्ड, उसको क्या किया जाता है? कूल किया जाता है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, इट इज चेंजिंग इनटू आइस। ये आइस बन जाता है। फिजिकली ये पहले लिक्विड था, अब ये सॉलिड बन गया। तो इस तरह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई।
लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। ठीक है, तो ये पहला जो है एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज को लेकर। अगर यहाँ हम केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज के लिए मैं बेस्ट एग्जाम्पल लूंगी आपको। थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो यहां पर आप देख रहे हो कि मिल्क जो है आपका, जिसमें लैक्टोज था, क्या था, लैक्टोज था, और वो जब मिल्क किसमें कन्वर्ट हो गया, कर्ड में, बाय अ बैक्टीरिया, तो वो लैक्टोज जो है वो भी कन्वर्ट हो गया किसमें, लैक्टिक एसिड में। अब आप यहां पर ये नोट करेंगे कि वन सब्सटेंस इज चेंजेस इनटू अनदर सब्सटेंस, और यहाँ लैक्टोज की जो केमिकल कंपोजिशन है, जो फॉर्मूला है, वो लैक्टिक एसिड से टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिल्क टोटली एक नए सब्सटेंस में तब्दील हो गया है, क्योंकि उसके जो मिल्क के अंदर जो लैक्टोज था, जो शुगर था, अब वो शुगर ना होके क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया। ठीक है, तो यहां पर आप केमिकल चेंज की डेफिनेशन ये कह सकते हो कि केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच वन सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर सब्सटेंस एंड दैट अनदर सब्सटेंस इज टोटली न्यू सब्सटेंस विच इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन। तो आप यहां देख रहे हैं कि मिल्क से कर्ड बन गई है, कर्ड जो है वो मिल्क से टोटली अलग है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मिल्क के अंदर लैक्टोज है और कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड है, और दोनों ही केमिकल्स एक दूसरे से डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बीच में जो है डिफरेंस आ गया है। वो ये डिफरेंस है कि फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जो जब किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्सटेंस के या किसी केमिकल के ऊपर होता है, तो वो उसकी फिजिकल नेचर को चेंज नहीं, वो उसके फिजिकल नेचर को तो चेंज कर सकता है, लेकिन उसके केमिकल नेचर को चेंज नहीं कर सकता। वाटर, आइस बनने से पहले भी वाटर ही था, आफ्टर आइस बना है तो भी उसका कोई फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप आइस को थोड़ा सा हीट करो तो वापस से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। लेकिन आप कर्ड से दोबारा मिल्क नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि कर्ड जो है वो मिल्क से टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो हमें सामने आया है वो ये है कि आफ्टर अ केमिकल चेंज अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू सम न्यू other substances and that change cannot be reversed, but in a physical change, a change is reversible because वो सब्सटेंस आफ्टर फिजिकल चेंज किसी तरह से केमिकली कोई भी चेंज शो नहीं करता है। केमिकली वाटर में कोई चेंज नहीं आया है, इसीलिए जब आइस को पिघला देंगे तो दोबारा से वाटर बन जाएगा। तो ये आपका क्या है, मेन डिफरेंस है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का, कि फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, यू कैन गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस अगेन। आप आइस को दोबारा से पिघला दो, आपको पानी मिल जाएगा। लेकिन इन केमिकल चेंज एक बार चेंज हो जाने के बाद आप दोबारा से ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं वापस प्राप्त कर सकते। आप कर्ड को दोबारा मिल्क में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि केमिकल चेंज जो होते हैं वो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, वहां पर एक बार चेंज होने के बाद आप उनको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस अब इतने ही कॉन्सेप्ट के तहत जब हम ऊपर वाले चेंजेस को देखते हैं तो अब हम ये पता लगाएंगे कि इनमें से कौन से चेंज रिवर्सिबल है और कौन से इरिवर्सिबल है। बस इसी मेन पॉइंट के डिफरेंस को लेकर अगर हम चलते हैं तो हम आसानी से किसी भी प्रोसेस में ये बता सकते हैं कि वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। अगर हम अपने डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में मैंने अभी आपको बताया कि डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। ठीक है, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपलर वन में टूट जाता है। तो अगर आप देखो तो आपके प्रोटीन्स जो है वो पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में टूट जाता है। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो योर प्रोटीन्स, जो आपके प्रोटीन्स है वो आफ्टर डाइजेशन पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस में टूट जाते हैं। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन and you can't get back proteins from these peptones and proteoses because proteins get break down into simpler substances, so it is a chemical change, it cannot be reversed। protein totally किसी और न्यू सब्सटेंस में चेंज हो गया है और इस न्यू सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन
प्रोटीन से क्या है, टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये एक तरह का केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल चेंज है। अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करें, यानी ऑप्शन बी की बात करें, तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll, result in the formation of glucose. तो आप यहां देख रहे हैं कि जो आपका बी वाला प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर ग्रीन प्लांट प्रिपेयरिंग देयर फूड, ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना बना रहे हैं, या ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, वाटर जो उसको जमीन से मिल जाता है, सनलाइट जो है उसको सन से मिल जाती है, क्लोरोफिल जो है उसकी लीव्स में होता है। तो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड कन्वर्ट दिस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि अगर आप उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का केमिकल कंपोजिशन देखो तो वो ग्लूकोज से टोटली डिफरेंट है। नाउ यू कांट रिवर्स बैक दिस रिएक्शन, आप फोटोसिंथेसिस को अब रिवर्स बैक नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं ग्लूकोज को CO2 और H2O में तोड़ सकते हो अभी फिलहाल। ठीक है, तो यहां पर ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, इसलिए ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें वन केमिकल इज चेंजिंग इनटू अनदर केमिकल एंड बोथ केमिकल्स आर डिफरेंट इन देयर केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज। बिल्कुल जी, रेस्पिरेशन भी एक केमिकल चेंज है। इट इज अ केमिकल प्रोसेस जो कि हमारे सेल्स में मौजूद है, हमारे सेल्स में होता है। ये रेस्पिरेशन जो है वो हमारे बॉडी सेल्स में होता है और ये बहुत जरूरी है। इसका काम है हमारी बॉडी को ATP एनर्जी प्रोवाइड करना, ताकि हम बहुत सारी एक्टिविटीज जो करते हैं, चलना फिरना, गाना, घूमना, मैं जो पढ़ा रही हूँ आप लोगों को तो मुझे भी एनर्जी की जरूरत है। तो इस तरह से एनर्जी गेन करने का जो प्रोसेस है, जो ऐसा प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होता है ताकि हमें क्या मिलती रहे, एनर्जी मिलती रहे, वो रेस्पिरेशन है। ये एक जनरल मैंने आपको बात बताई है। अगर मैं टेक्निकली कि रेस्पिरेशन को डिफाइन करूं तो रेस्पिरेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इज इट क्लियर? तो यहां पर मैं सी प्रोसेस रेस्पिरेशन को लिखने वाली हूं, दैट इज ग्लूकोज in the presence of oxygen get breakdown into CO2 plus water plus ATP एनर्जी। और मैं आपको एक चीज मेंशन कर दूं कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हुए रिएक्शंस लिख रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू बैलेंस ऑल दिस रिएक्शंस, जबकि ऊपर वाला रिएक्शन जो है पूरी तरह बैलेंस नहीं है, तो मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा काम, मेरा जो फोकस है इस टाइम वो सिर्फ इस चीज पर है कि मुझे ये बताना है कौन फिजिकल चेंज है और कोई कौन सा केमिकल चेंज है, और उससे रिलेटेड मुझे थोड़ी सी आउटलाइन टच करनी है कॉन्सेप्ट की। तो मैंने यहाँ इसको बैलेंस नहीं किया है, आप बाद में इसको बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, तो ये रेस्पिरेशन है। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये हमारे सेल्स में होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जाता है CO2 H2O में, और ATP एनर्जी जो है बाद में हमारे सेल ऑरिजिनल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाती है, और इस तरह से ये एनर्जी पैकेट है जो हमें एनर्जी देता है, और ये एनर्जी बनती है प्रोसेस रेस्पिरेशन से। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रोसेस A, B और C तीनों ही एक केमिकल प्रोसेस है, जिसमें एक केमिकल दूसरे में चेंज हो रहा है, और चेंज होने के बाद वो वापस रिवर्स बैक भी नहीं हो रहा। ऑल दीज आर नॉट रिवर्सिबल रिएक्शंस, ये सारे के सारे इरिवर्सिबल रिएक्शंस है जो एक बार होने के बाद वापस रिवर्स नहीं होते हैं। और इसीलिए ये एक प्रॉपर्टी जो इनमें है वो किसको बिलोंग करती है, केमिकल चेंज को, क्योंकि केमिकल चेंज में भी जब एक बार चेंज हो जाता है तो वो रिवर्स बैक नहीं होता। ऑल द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। तो A, B and C आर डेफिनेटली केमिकल चेंज। लेकिन अगर हम बात करें क्रिस्टलाइजेशन, आपका जो डी प्रोसेस है लास्ट वाला क्रिस्टलाइजेशन,
अगर हम उसकी बात करते हैं आपके डी प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन की, तो आप वहां पर देखेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो मच एडवांस प्रोसेस है इवेपोरेशन का। ठीक है जी। क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस जिसके जरिए आप किसी भी सॉल्यूशन में से सोल्यूट और उसके सॉल्वेंट को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने वाटर और शुगर का वाटर और शुगर को मिक्स करके शुगर सॉल्यूशन बनाया है, तो आप शुगर को सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम वाटर, और इस तरह से जब दोनों चीजें आपस में सेपरेट हो जाती हैं इन अ डिफरेंट बीकर, तो अगर आप उनको दोबारा मिलाओ तो देन इट विल अगेन बिकम अ शुगर सॉल्यूशन। यानी शुगर सॉल्यूशन आफ्टर गेट सेपरेटेड, जब शुगर सॉल्यूशन एक बार सेपरेट हो जाता है, यानी कि उसमें से सोल्यूट यानी आपका शुगर अलग हो जाता है और उसमें जो सॉल्वेंट है यानी वाटर वो अलग हो जाता है, तो उनको अलग अलग इकट्ठा करने के बाद आप उनको वापस क्या कर सकते हो, मिक्स कर दो, वो दोबारा से शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है रिवर्सिबल, और इसीलिए एक फिजिकल चेंज है। तो क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम शुगर सॉल्यूशन में से अपना सोल्यूट अलग कर लेते हैं, यानी हम अपने शुगर को अलग कर लेते हैं और अपना सॉल्वेंट यानी वाटर को इवेपोरेट करके अलग कर लेते हैं। इवेपोरेशन के दौरान आप क्या कर सकते हो क्रिस्टलाइजेशन में, जैसे कि आपने यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, और इसको आपने यहाँ पर वाटर बाथ के ऊपर रखा हुआ है पानी, और ये चाइना डिश है, इसमें शुगर सॉल्यूशन, और नीचे यहाँ पर जो है फ्लेम लगा रखी है आपने, और ये आपका वाटर बाथ है, ठीक है, और ऊपर से इसको आपने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, ठीक है, और यहां से एक पाइप आपने लगा रखी है यहाँ नीचे की तरफ, और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो डॉट डॉट है ये शुगर है, और इसमें ये जो है ये वाटर है, और वाटर जो है वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा है, और यहाँ पर मैंने कंडेंसर लगा, क्या लगा रखा है, कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर जो होता है वो आपकी गैस को किसमें चेंज कर देता है, लिक्विड में। मतलब यहां पर आपका वाटर इवेपोरेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा आइस क्यूब्स रखे हुए हैं, बिल्कुल ठंडा पानी रखा हुआ है, तो ये वाला एरिया जो है वो बिल्कुल ठंडा है। तो जैसे ही वाटर वेपर, जो ये स्टीम है आपकी, जैसे ही आपकी स्टीम, ये वाटर वेपर जो है ये यहाँ पर आते हैं, वो इतनी ठंडक पाकर, इतनी कूलिंग पाकर जो है कंडेंस हो जाते हैं किसमें, लिक्विड्स में। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहां से पानी इवेपोरेट हो रहा है, फिर यहाँ इवेपोरेटेड जो आपके गैस वेपर्स हैं, जो वो कंडेंसेशन के दौरान यहाँ पर कंडेंसर की हेल्प से उनकी क्या हो रही है, कंडेंसेशन, यानी कि सॉरी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी आपका पानी है वो इवेपोरेट हो रहा है, और वाटर वेपर्स जो है यहाँ कंडेंसर वाले एरिया में आकर कूलिंग के कारण जो है गैस से सीधा लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो यहाँ आपका वाटर कलेक्ट हो जा रहा है, यहाँ जो है आपका वाटर जो है वो कलेक्ट हो रहा है, और जिस तरह से फिर पूरा का पूरा पानी जो है वो इवेपोरेट होता जाएगा, यहाँ कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज होता जाएगा, तो ये पूरा बीकर पानी से भर जाएगा, और यहाँ जो रह जाएंगे लेफ्ट बिहाइंड में वो रह जाएगा आपका शुगर। ठीक है, उसके बाद इस शुगर को और इस पानी को आप दोबारा से मिक्स कर दो, दोबारा से आपका शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरह से ये एक रिवर्सिबल चेंज है, क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है, जिसमें आपने एक शुगर सॉल्यूशन ले रखा है, जिसमें सॉल्वेंट के तौर पर आपका पानी है और शुगर जो है आपका सॉल्यूट है। उस सॉल्यूशन को जब आपने वाटर बाथ के ऊपर एक चाइना डिश में थोड़ा सा हीट करने के लिए रखा, तो आपने एक पूरा सेटअप लगा रखा है जहां पर आप इवेपोरेटेड वाटर के वेपर्स को ठंडा कर रहे हैं कंडेंसर की हेल्प से, और फिर वो जब ठंडे हो जा रहे हैं तो वो वाटर वेपर्स जो है, वो जो गैस है आपकी, जो आपकी भाप जो वो बनी है, वो ठंडी होने के बाद दोबारा किसमें चेंज हो जा रही है, लिक्विड, यानी दोबारा वाटर में ही चेंज हो जा रही है। तो वहां दूसरी तरफ यहाँ पर वाटर इवेपोरेटेड हो रहा है एंड देन कूल होके फिर से वाटर बन रहा है,
नीचे जब ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा, नीचे सिर्फ शुगर के पार्टिकल्स रह जाएंगे और इस तरह से आप शुगर को अलग कर दे रहे हो और वाटर को अलग कर दे रहे हो और बाद में जब आप दोनों को फिर से मिक्स करोगे तो दोबारा से शुगर सॉल्यूशन बच जाएगा। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्कुल भी किसी की भी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि शुगर को पानी में डालने से शुगर जो है नमक बन रहा है या कुछ और जहरीला पदार्थ बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल उनके ओरिजिनल जो उनके फॉर्म थी उसी फॉर्म में उनको वापस से गेट बैक कर रहे हो। वाटर वाटर के फॉर्म में मिल रहा है आपको, शुगर शुगर के फॉर्म में मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि शुगर नमक बन गया। तो इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन एक केमिकल चेंज ना होकर एक फिजिकल चेंज है। तो मेरा आंसर डी। Which of the following represent an ascending order as per the size of the particle? यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और जनरली सबको आता होगा। यहाँ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगा असेंडिंग वाला, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं है असेंडिंग डिसेंडिंग, बट इंक्रीज डिक्रीज अगर बोले तो मोस्टली लोगों का स्ट्राइक जल्दी कर जाता है दिमाग में इंक्रीज डिक्रीज। असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब थोड़ा सोचना भी पड़ता है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग असेंडिंग कौन सा और डिसेंडिंग कौन सा है। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ कुछ ऐसे होते हैं। बहुत टाइम पहले तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाता था, कभी कभी अचानक से कोई मुझे पूछे असेंडिंग डिसेंडिंग तो मैं उल्टा बोल जाऊं, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल फोकस्ड हूँ। मुझे आज पता है असेंडिंग का जो मतलब है वो होता है छोटे से बड़ा होना और डिसेंडिंग का मतलब है बड़े से छोटा हो जाना। डिसेंडिंग वर्ड डिक्रीज से बना हुआ है, ऐसा करके मैंने इसको लर्न कर लिया। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि हमने साइज के हिसाब से इन सारी जितनी भी ये चीजें हमें दी हुई हैं इनके 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 अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज के हिसाब से इनको अरेंज करना है, यानी छोटे से बड़े की तरफ ले जाना है। तो अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहला जो ऑप्शन है रॉक क्ले सैंड ग्रेवल। तो आप देखो रॉक तो बिल्कुल भी छोटा नहीं होता है, रॉक तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। नीचे आपका बी जो पार्ट है इसमें आता है आपका क्ले सिल्ट सैंड ग्रेवल एंड रॉक। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो क्ले होता है उसके पार्टिकल का साइज छोटा होता है, उसके बाद आपके सिल्ट आती है, देन आपका सैंड आता है, ग्रेवल रॉक से भी छोटे छोटे साइज के थोड़े पत्थर होते हैं। तो इस तरह से जो बी पोर्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है और इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा, क्योंकि नॉर्मली ये बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश सबको पता है। हम लोग सांस लेते हैं, हमारी बॉडी में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है भाई, जिस सिस्टम के तहत हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। और इस सारे प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छे से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जिनका नाम है लंग्स। ठीक है, तो फिशेस जो होती हैं वो बेचारी एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं, वो पानी में रहती हैं, इसीलिए उनके पास लंग्स तो होते नहीं है, क्योंकि लंग्स तो सिर्फ उन्हीं जीवों के पास होंगे जो एयर में सरवाइव करते हैं, जो टेरेस्ट्रियल हैं, लैंड एनिमल्स हैं। तो इसलिए जो फिशेस हैं उनकी बॉडी में लंग्स होते नहीं है, तो वो जब लैंड में आती हैं तो वो वहां सांस नहीं ले पाती और मर जाती हैं। इसलिए कहा जाता है मछली जल की रानी है। ठीक है, और जीवन ही उसका पानी है, क्योंकि उसका जीवन पानी में इसलिए शुरू होता है क्योंकि वो सांस ही वहां ले पाती है। अब वो सांस वहां ले पाए इसके लिए उसके पास भी कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन होना चाहिए, हमारी तरह जैसे हमारे पास है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्या लंग्स है। तो उस बेचारी के पास भी है, ऐसा नहीं है लंग्स नहीं है तो कुछ नहीं है, उसके पास लंग्स की जगह गिल्स है। और गिल्स का जो काम होता है वो ये काम होता है कि पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वो उस डिसॉल्व ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाए, फिश तक पहुंचाए। तो इस तरह से व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिश, द फंक्शन सॉरी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिश नहीं सॉरी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू एब्सॉर्ब डिसॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ठीक है जी, कि जो पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व है उसको एब्सॉर्ब करना, ताकि ऑक्सीजन जो है वो फिश के ईच एंड एवरी सेल्स तक पहुंच सके। तो यहां पर करेक्ट आंसर है सी। और अगेन इसके ऊपर भी ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये जनरल सी बात है कि हर जीव के पास सांस लेने के लिए कोई ना कोई ऑर्गन बना हुआ है। हमारे पास सांस लेने के लिए लंग्स बने हैं, और ये क्योंकि एयर में सरवाइव नहीं कर सकती इसीलिए इनकी एडेप्टेशन के हिसाब से, इनके लिविंग एनवायरनमेंट के हिसाब से, क्योंकि ये पानी में रहती हैं तो वहां पे लंग्स काम नहीं कर सकते, तो वहां पे इनकी बॉडी में गिल्स होते हैं और गिल्स का काम है
पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को फिशेस तक पहुंचाना, फिशेस के सेल्स तक पहुंचाना। Next, which of the following can be used to complete an electric circuit if one runs out of connecting wire? ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स से रिलेटेड है, और जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में मोस्टली जो होते हैं बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, और ये जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। क्लास 10th में चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, और उससे रिलेटेड ये टॉपिक जो है वो मुझे लग रहा है, और मे बी लोअर क्लासेस में भी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बहुत समझाया जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है सबको समझाया जाता है। तो मैं यहाँ एक बार फिर से इस टॉपिक पे लाइट डालने वाली हूँ। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। जिस तरह ट्रेन को चलने के लिए पटरी चाहिए, गाड़ियों को चलने के लिए रोड चाहिए, वैसे ही करंट को भी फ्लो करने के लिए एक पाथ तो चाहिए। ठीक है भाई, उस पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ इन विच करंट फ्लोज। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ है, और मैं पूरा सर्किट नहीं बना रही, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट पे लाइट डालने के लिए, उसको आप तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी सिंपल तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। कि सपोज करो कि आपका ये वो पाथ है, और आप देख रहे हैं कि इस पाथ में कहीं भी कोई ओपनिंग नहीं है। मतलब ये कि एक सर्किट जो होता है वो सब तरफ से क्लोज होता है, ताकि करंट जो है वो उसमें बिना रुके क्या करता रहे, फ्लो करता रहे। सपोज अगर मैंने यहाँ बैटरी लगाई है अपनी, मैंने यहाँ पर बैटरी लगा दी है, या मैंने अपना सेल यहाँ पे जो लगा दिया है, ये मेरा सेल है। सपोज करो ये मैंने एक सर्किट सा बनाया, बड़ा रफ सा सर्किट है। दिस इज नॉट ओरिजिनल सर्किट, क्योंकि एक प्रॉपर सर्किट में सब कुछ होता है, की होता है, उसमें एम मीटर होता है, वोल्टा मीटर होता है, सब कुछ होता है। लेकिन क्योंकि मैं इतनी गहराई में कॉन्सेप्ट को लेके नहीं जा रही हूँ, तो मैं आपको जनरली सा पहले ये बता रही हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ इन विच करंट फ्लोज। और मैंने ये एक क्लोज पाथ बनाया हुआ, और यहाँ पर ये एक सेल है। क्या है? एक सेल है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। और जो करंट होता है इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर? तो यानी कि अगर आप देखें तो करंट की डायरेक्शन जो है वो ऐसी है। ठीक है, और क्योंकि आप देख रहे हैं सर्किट में कहीं से भी कोई ओपनिंग नहीं है, ये सर्किट बिल्कुल क्लोज्ड है, तो करंट बहुत आसानी से इसमें फ्लो कर रहा है। हाँ जी, करंट जो होता है आई, इसका सिंबल होता है। और अगर आप देखें करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। क्यू जो है द सिंबल ऑफ चार्ज। किसका सिंबल है? ये एक चार्ज का सिंबल है क्यू। और टी जो है टाइम। तो ये फॉर्मूला है करंट के लिए, वेयर आई इज द सिंबल फॉर करंट। ये करंट का सिंबल है। ठीक है, जो ये कहता है कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मतलब करंट इज एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकेंड थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट। के करंट क्या है? करंट चार्जेस का फ्लो है पर सेकेंड, जो फ्लो हो रहा है किसमें? एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में पर सेकेंड जितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो सारा का सारा करंट कहलाता है। ठीक है, देन आप आई को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। की जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो आप ये भी कह सकते हो कि करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट। कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में पर सेकंड फ्लो कर रहे हैं वो भी करंट के बराबर है। मतलब करंट की दो डेफिनेशंस हैं यहाँ पर, चार्ज को लेकर और दूसरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। तो यहाँ पर मैंने दोनों डेफिनेशंस लिखी। द फर्स्ट इज कॉल्ड करंट is equal to the flow of charge per second through electric circuit, और current is equal to the number of electrons flowing per second through electric circuit। बात फिर वही आ गई, what is electric circuit? This is electric circuit, a closed path in which current flows, and current always flows from positive terminal to negative terminal of a cell or a battery। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब अगर आपका ये सर्किट है और सर्किट कहीं से टूट जाता,
आपका जो सर्किट है वो कहीं से टूट जाता है, तो आप देखेंगे कि करंट जो है यहीं तक आएगा, नीचे नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि करंट सिर्फ एक कंप्लीट क्लोज सर्किट में ही फ्लो करता है। अगर आपका सर्किट कहीं से टूट गया है तो वो बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा। उस केस में आप चाह रहे हैं कि आपका सर्किट में करंट फ्लो करे, तो आप जो ये टूटा हुआ हिस्सा है उसमें ऐसा क्या जोड़ोगे कि ये जो करंट है वो पूरा पॉजिटिव से होता हुआ नेगेटिव तक यानी यहां तक पहुंच सके, बीच में जो ये रुक गया है ऐसा ना। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि क्या हम पेपर स्ट्रिप यूज कर लें। पेपर स्ट्रिप, पेपर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर मैंने वर्ड यूज किया कंडक्टर। क्या वर्ड यूज किया मैंने? यहां जो मैंने वर्ड यूज किया वो किया है कंडक्टर। कंडक्टर्स वो होते हैं विच अलाउज द करंट टू पास थ्रू देम, और इंसुलेटर्स वो होते हैं विच डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम। तो यहां पर मैंने आपसे ये कहा कि पेपर स्ट्रिप तो आप बिल्कुल ही यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर्स विच अलाउज द करंट टू पास थ्रू इट, और पेपर जो है वो कंडक्टर ना होके इंसुलेटर है क्योंकि वो करंट को अपने थ्रू पास होने ही नहीं देता। तो यहां पर पेपर स्ट्रिप भी नहीं है बिकॉज पेपर स्ट्रिप इज बैड कंडक्टर। What are bad conductor? Which do not allow the electricity to pass through it. उसके बाद आप रबर की बात करें तो वो भी बैड कंडक्टर। वुडन की बात करें, वुड स्टिक की, तो आप देखते हो कि लकड़ी के थ्रू भी करंट पास नहीं होता है। फिर आप अगर ब्लेड की बात करते हो तो ब्लेड जो है वो स्टील से बना है। किसका बना हुआ है? स्टील का। और स्टेनलेस स्टील इज अ गुड कंडक्टर। क्या है? स्टेनलेस स्टील जो है वो एक गुड कंडक्टर है विच अलाउज द करंट टू पास थ्रू इट। अगर आपका सर्किट किसी कारणवश बीच से टूट जाता है और आप चाहते हो कि उस सर्किट में फिर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाए, तो आप उस सर्किट को बीच में जोड़ने के लिए पेपर स्ट्रिप तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर डज नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम। रबर भी नहीं यूज करेंगे बिकॉज इट इज ऑल्सो बैड कंडक्टर। वुड भी बैड कंडक्टर है। आप ब्लेड यूज करोगे, ब्लेड स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और वो गुड कंडक्टर है दैट अलाउज द करंट टू पास थ्रू इट। तो मैं यहां पर ब्लेड लगा दूं, ठीक है। नाउ माई करंट स्टार्ट फ्लोइंग। सो मेरा ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट, Manjula is observing her image in a plane mirror and the distance between herself and mirror is 5 meter. She moves 1 meter towards the mirror and the distance between herself and her image now is. वो कहना चाहते हैं कि मंजुला नाम की लड़की शीशे के आगे खड़ी होकर अपनी शक्ल देख रही थी। थोड़ी देर के बाद उसको विचार आया कि दूर से तो वो ढंग से दिख नहीं रही, थोड़ी 1 मीटर आगे चली जाए तो थोड़ा और सुंदर दिखेगी। जस्ट जोकिंग। तो उसने क्या किया कि वो पहले 5 मीटर की दूरी पे थी मिरर से, फिर वो थोड़ी सी आगे आ गई। थोड़ी कितनी? 1 मीटर आगे आ गई। अब जो वो 1 मीटर आगे आ गई है तो वो ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हरसेल्फ एंड हर इमेज। उसका और उसकी इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस गया है। उसकी इमेज और उसके बीच में कितना डिस्टेंस हो गया है। तो यहां पर बात हो रही है द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मंजुला। तो आ जाएंगे। ये है हमारा प्लेन मिरर और जो मैंने ये ऐसे धारियां सी बनाई है ये एक्चुअली दिखाती है कि प्लेन मिरर का जो पिछला हिस्सा होता है ना वो पॉलिश्ड होता है। तो पॉलिश्ड सरफेस दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ऐसे ये स्ट्रिप सी बना रखी है और ये पॉलिश्ड सरफेस क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है। और इसके आगे वाला यानी ये वाला जो सरफेस है दैट इज शाइनी। तो मैं इसको शाइनी दिखाने के लिए एक कोट और इसके ऊपर चढ़ा देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखे। तो ये जो आपका सरफेस है इस तरफ वाला ये शाइनी सरफेस है और ये जो टॉपिक है ये
फिजिक्स से रिलेटेड है अगेन, और लाइट चैप्टर का टॉपिक है ये। यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट लगा हुआ वो रिफ्लेक्शन को लेकर लगा हुआ है। रिफ्लेक्शन, क्योंकि जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगी तब तक हमें कोई भी चीजें नजर नहीं आएंगी। रिफ्लेक्शन ही वो फिनोमिनन है विच मेक्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट, कि रिफ्लेक्शन ही वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लाइट में देख सकते हैं। ऐसा क्यों? तो ये कहना चाहते हैं कि सपोज दिस इज अ मिरर, मैंने ये मिरर बनाया हुआ है, ये अगेन उसका क्या है, एक पॉलिश्ड सरफेस है। सरफेस को पॉलिश इसलिए किया जाता है कि अगर जब इस पे लाइट पड़े तो वो दूसरी तरफ से बाहर ना निकल जाए, इसलिए उसको पीछे से पॉलिश कर दिया जाता है, सो एज टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ लाइट फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो दैट लाइट कुड नॉट पास द मिरर। जो लाइट है वो मिरर को पास करके ना चली जाए। वैसे पूरी की पूरी लाइट भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, कुछ ना कुछ तो पास होती है, लेकिन वही है ना कि रिफ्लेक्शन का प्रोसेस जो है वो मोस्टली हो, इसके लिए उसको पीछे से क्या कर दिया जाता है, उसको पीछे से पॉलिश कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं रिफ्लेक्शन समझाने वाली हूँ। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हेनेवर अ बीम ऑफ लाइट, a ray of light, whenever a beam of light, a ray of light falls obliquely, मैंने यहाँ वर्ड यूज किया obliquely, मतलब तिरछी पड़ती है, then after striking to the surface of the mirror it reflects back। ठीक है, यहां पर मैं बताना चाहती हूँ कि जब कोई लाइट रे किसी शाइनी स्मूथ सरफेस पे पड़ती है किसके, किसी मिरर के, देन आफ्टर दैट इट रिफ्लेक्ट्स बैक, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, स्कैटर बैक हो जाती है। तो ये जो लाइट है विच फॉल्स ऑन द सरफेस दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे है ये। क्या है ये? आपकी इंसिडेंट रे। और ये जो वापस स्कैटर होके गई है, टकरा के वापस गई है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला जाता है इसको? रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर नॉर्मल यानी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं बीच में, तो मैं बोलूंगी कि यहाँ पर दो एंगल बन जाते हैं। ये दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। तो ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से जो है वो लाइट आ रही है, वो आपके मिरर के ऊपर पड़ी, और फिर जब वो मिरर के ऊपर स्ट्राइक करी तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, और यहाँ पर जब वो आपकी आंखों में पड़ती है देन यू आर एबल टू सी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तब जाके आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या है देख पाते हो। तो मतलब ये जो इंसिडेंट लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, फिर ये कहाँ पड़ रही है? आपके मिरर के ऊपर पड़ रही है। मिरर के ऊपर पड़ने से ये स्ट्राइक बैक हो रही है, एंड देन दिस रिफ्लेक्टेड रे स्ट्राइकिंग टू योर आईज, एंड देन यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। तब आप उस ऑब्जेक्ट को क्या है देख पा रहे हो। तो इस तरह से this is the phenomenon of reflection. What is reflection? Reflection is the process of the scattering of light, ठीक है, bouncing back of light when it hits the shiny smooth surfaces। ठीक है, so next, but the topic, हमारा टॉपिक जो है वो भी कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर हाँ जी, तो यहाँ पर बताया गया है कि मंजुला जो है वो मिरर से करीबन 5 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई है। जो आपकी मंजुला है वो मिरर से 5 मीटर की दूरी पे खड़ी है। ठीक है, तो ये आपकी मंजुला की पोजीशन है। क्लियर है? और उसके बाद वो ये बताना चाहते हैं कि उसकी इमेज बनी है। ठीक है, जब वो शीशे के आगे खड़ी होगी तो उसकी इमेज बनेगी। और आपको बता दूं प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो शाइनी की तरफ ना बन के पॉलिश्ड की तरफ बनती है, तो मान लो वो यहां बनी है। तो जो पॉलिश सरफेस की तरफ इमेज बनती है, इमेज फॉर्म्ड टुवर्ड्स पॉलिश सरफेस, वो होती है वर्चुअल इमेज। क्या होती है? वर्चुअल इमेज, यानी कि
ऐसी इमेज जो पॉलिश सरफेस की तरफ बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। तो यहाँ पर ये जो इमेज बनी है जिसको मैंने वी नाम दिया है, और जो ये ऑब्जेक्ट यानी मंजुला है ये यू है, तो यू इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और यहाँ आपका ऑब्जेक्ट कौन है, मंजुला है, और v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है जी, और यहाँ पर ये उसकी इमेज बन गई वर्चुअल इंडायरेक्ट। और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि प्लेन मिरर के अंदर u जो होता है वो v के बराबर होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर और फिर उसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर दोनों बराबर होते हैं। यानी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यानी कि जितनी दूरी पर इस टाइम मंजुला शीशे पे खड़ी हुई है उतनी ही दूरी पर उसकी जो है वो इमेज भी होगी शीशे के अंदर। तो अगर आप देखें तो u इज इक्वल टू वी हो जाएगा। और मैं यहाँ पर जस्टिस इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ u और v अगर देखा जाए तो थोड़ा इनमें फर्क है, तो फर्क को मिटाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बराबर दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा आगे कर दिया, ऐसे दिखा देती हूँ। तो ये यहां से लेकर यहां तक ये 5 मीटर है, ठीक है, और इसको आप u बोलेंगे। ये u क्यों है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी मंजुला, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा आपका मंजुला है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी मंजुला फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड u एंड दैट इज 5 मीटर। एंड यहाँ पर अगर आप देखें अगेन ये भी 5 मीटर है, दैट इज इमेज ऑफ द मंजुला, दिस इज द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ द मंजुला फ्रॉम द मिरर इज शोन बाय अल्फाबेट v। तो v का क्या मतलब होता है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर विच इज शोन बाय v, और v भी जो है 5 मीटर है। अगेन वो बोल रहा है अगर ये थोड़ी सी आगे आ जाए, यानी मंजुला जो है वो 5 मीटर से 1 मीटर आगे आ जाती है, तो अगर मंजुला 5 मीटर से 1 मीटर आगे आ जाएगी, मंजुला 5 मीटर से 1 मीटर आगे आ रही है, स्टेप्स 1 मीटर क्या हो रही है, आगे आ रही है, तो आप देखोगे कि मंजुला और मिरर के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर कम हो गया। मंजुला जो पहले 5 मीटर की दूरी पर थी मिरर से, अब वो 1 मीटर आगे जा रही है, तो मिरर और उसके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर कम हो गया, यानी अब जो उसका डिस्टेंस है अब वो है 4 मीटर। पहले कितना था, पहले था 5 मीटर, अब वो 1 मीटर जो है वो आगे चली गई। तो वो 5 मीटर से 1 मीटर आगे चली गई, अब उसका और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो ये इमेज भी थोड़ी सी आगे खिसक जाएगी, क्योंकि अभी आपने पढ़ा जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा उतना ही डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट की इमेज का मिरर से होगा, तो u इज इक्वल टू v होगा। तो ये अगर वो 4 मीटर है तो यहाँ पर मंजुला की जो इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस भी 4 मीटर हो जाएगा, यानी कि जो मंजुला की इमेज है वो भी 1 मीटर आगे चली जाएगी, यानी कि यहाँ पे। पहले ये पूरा यहाँ तक 5 मीटर था, लेकिन क्योंकि वो 1 मीटर, पहले पूरा यहां से लेकर यहां तक 5 मीटर था, लेकिन क्योंकि वो 1 मीटर जो है वो आगे चली गई, तो अब उसका डिस्टेंस जो है वो कितना रह गया, 4 मीटर। ठीक है जी, तो यहां पर 1 मीटर आगे मंजुला अपने यूजुअल 5 मीटर से 1 मीटर आगे आ गई शीशे के, देन उसका डिस्टेंस जो है कम हो गया, कितना कम हो गया, 4 मीटर हो गया, किससे, शीशे से। तो उसकी इमेज जो पहले 5 मीटर की दूरी पे थी, किससे, मिरर से, उसका डिस्टेंस भी 1 मीटर क्या हो गया, कम हो गया, यानी 4 मीटर हो गया। तो इस फॉर्मूले के तहत डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर आगे आ गया और उसका जो डिस्टेंस है मिरर से वो कितना हो गया, 4 मीटर हो गया,
तो उसकी इमेज भी 1 मीटर आगे हो जाएगी और उसका जो डिस्टेंस है मिरर से वो भी 4 मीटर हो जाएगा, यानी कि जो मंजुला की दूरी है मिरर से उतने ही उसकी इमेज की दूरी है मिरर से। तो इस तरह से आप यहां पर जो है देख सकते हो u इज इक्वल टू v हो गया। लेकिन वो यहां पर बोलना चाहते हैं डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड हर इमेज। अब वो ये बोलना चाहते हैं कि उसका डिस्टेंस यानी मंजुला का डिस्टेंस और मंजुला की इमेज का डिस्टेंस कितना है फाइनली जब वो 1 मीटर आगे आ गई। तो अगर आप देखें 4 मीटर ये और 4 मीटर ये, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 मीटर। सो द करेक्ट आंसर इज 8 मीटर। मैं फिर आपको बता दूं कि हमसे ये नहीं पूछा गया कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ मंजुला फ्रॉम द मिरर, हमसे ये पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ मंजुला फ्रॉम हर सेल्फ। ठीक है, तो यहां मंजुला खड़ी हुई है, उस वहां से उसकी इमेज का जो टोटल डिस्टेंस आता है जब वो 1 मीटर आगे बढ़ गई वो टोटल आता है 8 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज 8 मीटर। मैं फिर आपको बता रही हूँ, दोबारा से ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या हो रहा है। इसमें वो बोलना चाह रहे हैं कि जो मंजुला है वो एक प्लेन मिरर के आगे खड़ी हुई है, वो पहले मिरर से 5 मीटर की दूरी पे थी। तो क्योंकि जो प्लेन मिरर का जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितनी दूरी पर उसका ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज भी उतनी दूरी पर बनती है मिरर से। तो अगर आप देखें कि अगर आप मंजुला जो है वो 5 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई है, मिरर से 5 मीटर की दूरी पे खड़ी हुई है, तो उसकी इमेज भी मिरर से 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगी। ठीक है, दूसरी बात, जब वो 1 मीटर आगे आ गई, 1 मीटर आगे आ गई यानी 5 में से जब 1 कम हो जाएगा तो उसका डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, यानी कि जब वो 1 मीटर आगे बढ़ी तो मिरर से उसका डिस्टेंस 4 मीटर का हो गया, तो जो इमेज है उसका डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। मतलब ये कि जो पिछली बारी पहले उसकी इमेज थी वो 5 मीटर की दूरी पे बनी थी मिरर से, जब वो खुद 5 मीटर की दूरी पे खड़ी थी मिरर से, लेकिन अब वो 4 मीटर की दूरी पे खड़ी है मिरर से, तो अब उसकी इमेज भी कितनी बनेगी 4 मीटर की दूरी पे बनेगी मिरर से। ठीक है, लेकिन उन्होंने हमसे क्वेश्चन ये नहीं किया कि इमेज का, उसकी इमेज का मिरर से कितनी दूरी है, वो ये पूछना चाहते हैं कि उसकी इमेज और उसके खुद से, उसकी इमेज उसकी खुद से कितनी दूरी पे खड़ी है, खुद से मतलब हर सेल्फ, मतलब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मंजुला हर सेल्फ एंड हर इमेज, कि मंजुला और मंजुला की इमेज के बीच में टोटल कितना डिस्टेंस है अगर वो 5 मीटर से 1 मीटर आगे आ गई। जब वो 5 मीटर से 1 मीटर आगे आ गई तो 4 ये हो गया, 4 मतलब द डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो 4 है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन मंजुला एंड द मिरर। एंड अगेन यहां पर आप देखेंगे कॉन्सेप्ट u इजिकल टू v है, जब वहां पर मंजुला और मिरर का डिस्टेंस 4 है तो यहां पर मंजुला और मंजुला की जो इमेज है उसका डिस्टेंस भी कितना होगा 4 ही होगा। दैट इज अगेन दिस इज द इमेज ऑफ मंजुला and this is mirror, it is 4, or the total distance between image of Manjula and Manjula herself is 4 + 4 8 meter, so answer is 8. Okay, next, the next question is from again फिजिक्स क्वेश्चन है। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वो अगेन एक फिजिक्स का क्वेश्चन है जिसमें आपको दिखाया गया है पेंडुलम का क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं फ्रीक्वेंसी को लेकर, टाइम पीरियड को लेकर, और जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे हम लोगों को तब तक हमें उसका आंसर भी पता नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं इनके पीछे एक बहुत भारी भरकम कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, और जब तक हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे हमें वो चीज भी समझ नहीं आएगी। तो अगेन ये पूरा का पूरा एक मैथमेटिकली सोल्व्ड न्यूमेरिकल है ये पूरा, और उस न्यूमेरिकल को करने के लिए हमें उसके फॉर्मूले तक पहुंचना होगा, और उसके फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए वहां पर जाने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों का ही मतलब समझना पड़ेगा। पर उससे पहले तो हम देखेंगे पेंडुलम क्या होता है। पेंडुलम होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो घड़ियों में भी आपने देखा होगा एक जो है एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से वहां से
टू एंड फ्रो रहता है, आगे पीछे घूमता रहता है। तो फिल्मों में भी आपने देखा होगा, लोग हिप्नोटाइज करने के लिए एक आगे कुछ डायमंड्स या कुछ भी लगा देते हैं और ऊपर से धागे से बांध के उसको आगे पीछे से रोटेट करते थे। वो भी एक सिंपल पेंडुलम की तरह ही आप देख सकते हो। नॉर्मली फिजिक्स लैब में आपको अच्छे खासे पेंडुलम देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर हल्की सी झलक जो है पेंडुलम की बनाने वाली हूँ, क्योंकि राइट नाउ मेरे पास डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अभी फिलहाल कोई पेंडुलम है नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आगे जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चंस आए तो मेरे पास एटलीस्ट कुछ ना कुछ ऑपरेटर्स हो, ताकि मैं आपको उनको शो कर सकूं कि वो क्या है। पर फिलहाल मैं डायग्राम के जरिए आपको पेंडुलम की एक हल्की सी झलक दिखाने वाली हूँ। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि पेंडुलम क्या होता है। पेंडुलम में एक्चुअली एक लॉन्ग स्ट्रिंग होती है, धागा। ठीक है, वो स्ट्रिंग आप धागे से कह सकते हो या फिर कोई मेटालिक वायर आप कह सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बट बेसिकली जब मैंने पेंडुलम बनाया था अपने प्रोजेक्ट में, जब मैं छोटी सी थी, तो मैंने धागे के साथ एक बॉल को बांध दिया था एंड आई गॉट फुल मार्क्स देयर। तो मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ कि ये स्ट्रिंग है जिसपे आप धागा वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पर एक बॉल होती है जिसको नॉब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉब बोला जाता है। और ये जो होता है ये इस टाइम अभी रेस्ट पोजीशन पर है, तो इसकी जो रेस्ट पोजीशन है वो कहलाती है मीन पोजीशन। क्या कहलाती है? मीन पोजीशन। और थोड़ी देर के बाद जब आप इसको ऐसे हिलाओगे तो ये एक बार यहाँ जाएगा एंड देन रिटर्न बैक टू इट्स मीन पोजीशन, और फिर ये वापस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हिलाने पर ये एक बारी इट मूव्स हेयर एंड देन हेयर एंड देन हेयर एंड देन बैक टू हेयर। तो इस तरह से ये टू एंड फ्रो करता है, यानी एक बार आगे जाता है एक बारी पीछे आता है, एक बारी आगे जाता है एक बारी पीछे आता है। सो दिस टू एंड फ्रो मोशन, दिस टू एंड फ्रो मोशन, ये आगे पीछे वाली जो मोशन होती है टू एंड फ्रो मोशन, इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, सो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ दिस पेंडुलम इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। जहां पर पेंडुलम का जो ये नोब है, इसको अगर हम ऐसे थोड़ा सा स्ट्राइक करते हैं तो इट गोज लाइक दिस देन दिस। ठीक है, तो इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अब हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की। पेंडुलम पढ़ लिया, पेंडुलम की मोशन पढ़ ली, वो आगे पीछे मूव करता है और उस इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वर्ड जो है वो अंग्रेजी के वर्ड फ्रिक्वेंटली से लिया गया है। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है कितनी कम समय में कितना जल्दी आप कोई काम कर सकते हो। हाउ फ्रिक्वेंट यू आर, तुम कितना जल्दी कोई काम कर लेते हो यार, कितने तुम मतलब स्लो नहीं हो, बड़े फास्ट हो, तुम्हारे तो काम करने की फ्रिक्वेंसी बड़ी ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्वेंटली मतलब कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम, हाँ, ज्यादा समय ना लेते हुए किसी भी काम को करना, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो वर्ड है वो क्या है, वो मैं अब बताने जा रही हूँ आपको कि फ्रीक्वेंसी क्या है। मतलब मैं कोई इंग्लिश नहीं पढ़ा रही, हाँ, मैं यहाँ आप लोगों को साइंस के यानी फिजिक्स के जरिए फ्रीक्वेंसी बताने वाली हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी यहाँ पर अगर मैं रिलेट करूं ऑसिलेटरी मोशन से, पेंडुलम से, तो मैं ये कहूंगी कि frequency is the number of oscillations produced by a pendulum in 1 second। कि एक सेकंड में पेंडुलम जितनी ऑसिलेटरी मोशन करता है यानी जितनी ऑसिलेशन करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन produced by number of oscillations produced by a pendulum in 1 second। स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पर 1 सेकेंड वर्ड लिया हुआ है कि एक सेकेंड के अंदर टोटल जितनी भी ऑसिलेशन, जितनी भी ट्रू फ्रो मोशन
जो आपका पेंडुलम करता है उसको क्या कहते हैं आप? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सपोज कीजिए कि अगर वो 1 सेकंड में 10 बार ऑसिलेशन करता है तो 10 हर्ट्ज उसकी क्या हुई? फ्रीक्वेंसी हुई। तो अगर मैं हर्ट्ज जो मैं बोल रही हूँ वो ये बोल रही हूँ कि यूनिट्स क्या है फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट्स होती है वो हर्ट्ज होती है, वो सेकंड -1 भी हो सकती है और वो किलो हर्ट्ज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी यूनिट्स हैं किसकी? फ्रीक्वेंसी की। तो अगेन मैं फिर से फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी की जो बात कर रही हूँ वो ये है कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड बाय पेंडुलम इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में आपका पेंडुलम टोटल कितनी बार टू एंड फ्रो मोशन करता है, कितनी बार ऑसिलेट होता है, उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो 1 सेकंड में 10 बार ऑसिलेशन शो करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 हर्ट्ज की है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम पीरियड। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम पीरियड। यहां पर टाइम पीरियड वो बोलना चाहता है कि टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि पेंडुलम की एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट हो गई? तो एक ऑसिलेशन के लिए सपोज अभी वो मीन पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में, अगर हम उसको थोड़ा सा ऐसे स्ट्राइक करते हैं तो वो पहले इधर जाएगा, देन इधर एंड वापस जब वो अपने मीन पोजीशन में आता है तब उसकी एक ऑसिलेशन जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। यानी एक बारी रेस्ट पर है, आपने इसको स्ट्राइक किया, वो इस तरफ गया, इस तरफ गया एंड देन रिटर्न बैक टू इट्स मेन पोजीशन। मतलब एक बार ऐसे, फिर पीछे एंड देन बैक टू इट्स मेन पोजीशन। ये इसकी एक ऑसिलेशन हो गई। और इस एक ऑसिलेशन को उसने टोटल कितना टाइम लिया है उसको उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। मैं एक बार फिर से आपको लास्ट टाइम बता दूं व्हाट इज वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन का मतलब ये है कि इस टाइम अगर आपका पेंडुलम जो है, सॉरी, इस टाइम जो है आपका पेंडुलम जो है वो रेस्ट पे है। कैसे है? रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर है, मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे स्ट्राइक कर दिया, वो पहले आगे जा रहा है एंड देन फिर वो पीछे आ रहा है एंड देन फिर वो दोबारा से जब अपनी मीन पोजीशन पे आ जाता है तब वो कहलाता है उसकी एक ऑसिलेशन। तब उसकी जो ऑसिलेशन है वो वन ऑसिलेशन कहलाती है। तो इस तरह से इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए उसने टोटल जितना टाइम लिया हुआ है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से जो है डिनोट करते हैं और ये फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है। कैसे? इट इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना टाइम पीरियड अगर ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। यानी अगर हमें ये जानना है कि कोई कितना ज्यादा फ्रिक्वेंटली काम करता है तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी उसके टाइम पीरियड से नापनी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें ये कंपटीशन लगाना है कि कौन कितनी ज्यादा रोटियां खाता है तो विनर वही होगा जो ज्यादा से ज्यादा रोटियां भी खाए लेकिन टाइम जो है वो कम ले। यानी कि उसके खाने की जो फ्रीक्वेंसी हो वो ज्यादा हो और उस खाने के लिए जो उसने टाइम लिया है, इतनी रोटियां जो उसने खाने के लिए टाइम लिया है वो टाइम क्या हो? कम हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मोहन और सोहन दोनों बैठ के रोटियां खा रहे हैं तो सोहन ने 10 रोटियां खाई, उसने टाइम ले लिया मान लो 3 मिनट, और रोहन ने जो है वो उसने भी 10 रोटियां खाई हैं लेकिन उसने टाइम लिया है 2 मिनट। तो कम समय में ज्यादा रोटियां खाने वाला ही विनर है, यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ ईटिंग ज्यादा है। तो इस तरह से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। क्लियर है? तो अब इसी फॉर्मूले के तहत जो है हम इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें हमारा पेंडुलम का भी इंट्रोडक्शन मिल गया है, ऑसिलेशन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन भी मिल गया है, और हमें ये भी पता चल गया है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और साथ में टाइम पीरियड का भी हमें आइडिया हो चुका है, और एक फॉर्मूला भी हमें मिल चुका है अच्छा खासा। तो इन्हीं सारी चीजों से अब हम अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो मैं यहां से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगी। आपके क्वेश्चन में लिखा है पेंडुलम ऑसिलेट्स 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड्स, यानी कि टाइम
time taken by pendulum to oscillate 30 times is equal to 3 seconds. ठीक है, then time taken to complete one oscillation is equal to 3 by 30, that is 0.1 सेकेंड्स। कि अगर वो 30 टाइम्स ऑसिलेट करता है, 30 बार ऑसिलेट करता है, तो उसके लिए 3 सेकंड लगाता है। तो एक बार ऑसिलेट करने के लिए कितने सेकंड लगाए? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज 0.1 सेकंड। इट मींस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसकी? अगर हमारे पास टाइम पीरियड आ गया तो हमें सबसे पता है एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टी, एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.1। यहां से डेसिमल हटाते हैं तो आपका आंसर जो आता है वो 10 हर्ट्ज का। हर्ट्ज क्यों लिखा है? आप बोलोगे मैडम नीचे तो सेकंड था, तो आपको मैं बता दूं 1 सेकंड माइनस 1 इज इक्वल टू 1 सेकंड माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर टाइम जो था वो सेकंड में था, तो सेकंड नीचे अगर वो ऊपर जाता तो सेकंड माइनस 1 बन जाता है। तो 1 सेकंड माइनस 1 मतलब 1 हर्ट्ज, इसलिए मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज में आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड्स का मतलब ये हुआ कि जो आपका पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 हर्ट्ज की है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें अपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को जो है वो आइडेंटिफाई करके उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ भी एक चीज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दूं कि क्या है, वो ये है कि यहाँ फ्रिक्शन की बात की गई है। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक तरह की रेजिस्टिव फोर्स होती है जो दो सरफेसेस को आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होने नहीं देती है। ठीक है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि सपोज करो ये एक लेयर है सॉलिड सरफेस की और ये दूसरी लेयर है सॉलिड सरफेसेस की, और अगर हम देखें तो कोई भी सरफेस जो होता है प्योरली स्मूथ नहीं होता, उसके ऊपर ग्रूव्स बने होते हैं। तो आप देखेंगे कि मैंने ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाई हुई है, तो ये ग्रूव्स दिखा रही है। क्या दिखा रही है? ग्रूव्स। तो आप देखें कि सरफेस इज अप एंड डाउन, ये अप, ये उसका उभरा हुआ पोर्शन है और ये ग्रूव वाला हिस्सा है। अच्छा, दूसरे सरफेस की अगर हम बात करें तो दूसरा जो सरफेस है वो कुछ ऐसे है, मतलब ये कि उसकी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है वो उसके ग्रुप के साथ जो है वो बिल्कुल कांटेक्ट में है। मतलब दोनों फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बीच में एक ग्रूव है, और जो दूसरी वाली लेयर है, दिस इज लेयर 1 एंड दिस इज लेयर 2, दूसरी वाली लेयर की जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो उसके ग्रूव में बिल्कुल फिट हो चुकी है। तो इस तरह से ये दोनों लेयर्स जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंटरलॉक हो चुके हैं। अगर अब हम ये कहें कि इनको स्लाइड करना है तो ये स्लाइड बड़ी मुश्किल से होंगी, बिल्कुल स्मूथली स्लाइड होंगी नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में बिल्कुल लॉक एंड की वाला अरेंजमेंट हो गया। ये बोथ दीज टू लेयर्स, इनके जो रफ सर्फेसेस है दे गेट इजिली फिट इनटू ईच अदर। इनके जो सर्फेसेस है, इनकी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे में इजिली क्या हो गई है? फिट हो चुकी है। अब ये लेयर्स जो है वो इजिली से एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं कर पा रही है? स्लाइड नहीं कर पा रही है। तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स है विच डज नॉट अलो दीज टू टू स्लाइड ओवर वन अनदर, इसी को फ्रिक्शन बोला जाता है। यही फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन जो है बहुत जरूरी भी है हमारे लिए, क्योंकि फ्रिक्शन अगर नहीं होगी,
सरफेसेस में, तो हमारा चलना भी मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप जनरली एक स्मूथ सरफेस बनाएं अपने घर में, आपका जो घर है, आपका जो रूम है, अगर आप उसमें डिटर्जेंट का पानी फेंक देते हैं तो पूरी टाइल्स के ऊपर डिटर्जेंट के पानी के फेंक देने से टाइल्स की जो रफनेस है वो थोड़ी खत्म हो जाती है, वो ज्यादा जरूरत से ज्यादा क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। अब जब आप उस पर चलेंगे तो आप स्लिप कर जाएंगे। तो यानी कि सरफेस का रफ होना हमारे चलने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा स्मूथ सरफेस स्लिपरी होता है और वो हमें बिल्कुल भी चलने के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। दूसरी बात, फ्रिक्शन जो है पेपर और पेन के बीच में भी होना चाहिए। पेपर अगर थोड़ा रफ होगा तो आप देखेंगे कि आपका पेन उसमें इजिली और स्मूथली चल रहा है, इजिली से चल रहा है, यू आर एबल टू राइट। अब मेरी बात ही कर लीजिए, आप यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ, ये जो सरफेस है हमारे बोर्ड का, ये बिल्कुल स्मूथ है। कभी कभी जो मेरी पेंसिल है ना, वो मेरे हाथ से फिसल जाती है, ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन बहुत कम है। लेकिन पेन जो है वो उस हिसाब से बनाया हुआ है कि इजिली हम राइट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मली बात करें कि अगर हमारा जो पेपर है वो एक्सट्रीमली स्मूथ होगा तो आपकी पेन की जो निब है वो उसमें जो है वो फिसलती रहेगी और आप इजिली से जो है लिख नहीं पाओगे। मतलब फ्रिक्शन नहीं होगी बेटा, तो फ्रिक्शन नहीं होगी तो मोशन कहीं ना कहीं क्या होगा, अफेक्टेड होगा। तो इस तरह से ऐसा बोला भी गया है कि अगर संसार में यहाँ अगर अर्थ में फ्रिक्शन नहीं होगी तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो एक रेजिस्टिव फोर्स है, वो मोशन को रेजिस्ट कर देती है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर जो सिखाया गया है वो क्या है, बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ मशीन। बॉल बियरिंग्स अगर आपने देखा होगा तो एक व्हील की तरह होते हैं इस तरह से, और इनके ऐसे छोटे छोटे व्हील्स होते हैं इनके यहाँ पर ऐसे। और आप देखो तो इनका बड़ा अच्छा काम ये होता है कि ये मशीन के पार्ट्स को इजिली जो है मूव करने में हेल्प करते हैं, ताकि मशीन के जो पार्ट्स हैं उनके बीच में कम से कम घर्षण हो। घर्षण मतलब कम से कम इनके बीच में फ्रिक्शन हो और वो स्मूथली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सके और मूव कर सके। तो अगर हम ये कहें कि बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन इंक्रीज करते तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन इंक्रीज करेगी तो बॉल बेयरिंग को यूज ही क्यों करेंगे मशीन पार्ट्स में, बिल्कुल भी नहीं। बॉल बेयरिंग जो होती है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, इंक्रीज नहीं करती, ताकि मशीन के पार्ट्स जो है वो इजिली जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सके और मशीन के पार्ट इजिली जो है वो काम कर सके। तो यहाँ पर बॉल बेयरिंग रादर देन यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन हम लिखेंगे बॉल बेयरिंग डिक्रीज फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन को डिक्रीज करके मशीन के पार्ट्स को स्मूथली काम करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर इंक्रीज ना आके क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। अच्छा, फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड ऑन अर्थ। ये बात भी सही है कि दो सरफेसेस की लेयर जो, मतलब सपोज कीजिए वो ये बोलना चाहते हैं कि फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, सपोज कीजिए दिस इज सरफेस 1 एंड दिस इज सरफेस 2, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन आया हुआ है जिस कारण ये लोग एक दूसरे के ऊपर अच्छे से स्लाइड नहीं कर पा रहे, वो कह रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स, दो सरफेसेस के बीच की फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी जमीन पे तो कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकती, अर्थ में कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकती। अगर आप चाहें कि दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो, और आप ये चाहते हो कि उनका फ्रिक्शन टोटली खत्म हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फ्रिक्शन को खत्म करना है बिटवीन द टू सरफेसेस तो आपको प्योर और परफेक्ट वैक्यूम की जरूरत है। प्योर और परफेक्ट वैक्यूम जो होता है वो अर्थ में तो कहीं भी सेटअप नहीं हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको फ्रिक्शन मिटानी है दो सरफेसेस के बीच में तो आपको एक परफेक्ट वैक्यूम जनरेट करना पड़ेगा, और परफेक्ट वैक्यूम जो है वो अर्थ में जनरेट नहीं हो सकता है। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस है। क्यों लेस है? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट आता है वो बहुत कम आता है। आप देखेंगे कि जहां पर ऑब्जेक्ट और सरफेस जिसके ऊपर वो स्लाइड करने वाला है या रोल करने वाला है, अगर उस ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन दी सरफेस एंड ऑब्जेक्ट कम हुआ तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हम रोलिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट और सरफेस जिसके ऊपर वो रोल होने वाला है, वो ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली वो ऑब्जेक्ट और सरफेस जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट रोल होने वाला है, उन दोनों के बीच में एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो बहुत कम होता है। तो यानी फ्रिक्शन जो है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। अगर एरिया कम होगा
तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगी वो भी कम होगी। तो अगर आप रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें तो रोलिंग फ्रिक्शन सचमुच ही लेस होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। क्यों कम होती है? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट का और जिसमें वो रोल होने वाला उस सरफेस में जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। Then the friction force on an object moving through a fluid depends upon its shape। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि the friction force on object moving through a fluid depend upon its shape as well as depends upon the nature of the fluid जिसके अंदर वो मौजूद है। ठीक है, जिसके अंदर वो मूव कर रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट में जो फ्रिक्शनल फोर्स है जब वो किसी फ्लूइड में मूव करता है तो वो डिपेंड करता है उसकी शेप के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट की शेप के ऊपर, एज वेल एज उस फ्लूइड के नेचर के ऊपर कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो इस तरह से ये बात भी सही है। और एक चीज जिस चीज के वो डिपेंड नहीं करता है वो होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि ये बात बिल्कुल करेक्ट है, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू फ्लूइड डिपेंड अपॉन इट्स शेप एंड नेचर ऑफ फ्लूइड बट नॉट इट्स मास। तो यहाँ पर सी डी वाला ऑप्शन में जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है ए वाली, जिसमें हम ये कहेंगे कि बॉल बेयरिंग जो है काम को आसान करने में हेल्प करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करके मशीन पार्ट को स्मूथली काम करने में हेल्प करता है, ना कि फ्रिक्शन को इंक्रीज करके मशीन पार्ट्स को जाम लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इसमें से वो पूछना चाहता है कि ये जो स्टेटमेंट्स उन्हें लिखी हुई है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है। तो स्टेटमेंट सही और गलत पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये है क्या। ये जो क्वेश्चन है ये है रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है। क्योंकि यहाँ बात की गई है कि क्या जिंक आयरन को, सॉरी, क्या आयरन जिंक को जिंक सल्फेट में से डिस्प्लेस कर सकता है, क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, या फिर क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ बार बार एक वर्ड आ रहा है डिस्प्लेस 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 या फिर रिप्लेस रिप्लेस रिप्लेस। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो है रिलेटेड टू अ रिएक्शन दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What is displacement reaction? Displacement reaction is a type of reaction in which a highly reactive element displaces less reactive element। कि जिसमें एक highly reactive element जो होता है वो एक less reactive element को उसके ही salt solution से replace कर देता है। कहने का मतलब ये है कि एक जनरल सी बात, एक ताकतवर आदमी हमेशा कमजोर को दबाता है। तो यहाँ ताकतवर आदमी ना बोलकर हमने लिखा हुआ है रिएक्टिव एलिमेंट, और यहाँ कमजोर आदमी को हमने बोला है लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो बिल्कुल, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दीज आर दोज रिएक्शंस इन विच हाईली reactive element displaces less reactive element from its salt solution। ठीक है, कि जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कौन हाईली रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है? तो उसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक पेज 45 में आपको मिल जाएगी। पेज 45 पुरानी बुक के तहत है, नई बुक का पेज नंबर आगे पीछे जरूर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो तीन ही एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो आयरन कॉपर एंड जिंक। तो उस हिसाब से मैं यहाँ बता देती हूँ कि रिएक्टिविटी किसकी किस हिसाब से है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है वो इस सीरीज के हिसाब से है कि जिंक जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद आपका आयरन आता है और सबसे कमजोर जो है वो बेचारा कॉपर है। यानी जिंक इज हाईली रिएक्टिव, देन आयरन एंड देन कॉपर। सबसे ज्यादा रिएक्टिव जिंक है, देन आयरन एंड देन कॉपर है। तो फिर देखकर ही पता लगा सकते हैं अभी मैंने क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होगा जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को, जो जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला रिएक्शन है आपका वो मैं अब लिखने वाली हूँ, आप देखेंगे ध्यान से। रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने है
और रिएक्शन यहाँ पर होता जा रहा है। देखने से पता चल जाएगा कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है और कौन इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ देखिए, जो पहला वाला जो आपका क्वेश्चन उसमें लिखा है आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। भाई आयरन जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है, और डेफिनेशन के तहत आयरन लेस रिएक्टिव है तो जिंक को तो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। तो अगर आप ये कहें कि आयरन कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो आप ये कहेंगे कि आयरन इज लेस रिएक्टिव। आयरन क्या है? लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक, तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, दूसरा, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर। हाँ भाई, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जिंक जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। तो जिंक तो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, जिंक सल्फेट बन जाएगा। साथ में देख रहे हो आप, कॉपर जो है वो अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस हो गया, उसकी जगह जिंक आके लग गया। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपका, दैट इज सी, कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। भाई कॉपर कैसे आयरन को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर तो सबसे ज्यादा वीक है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आप नहीं कह सकते कॉपर जो है वो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बेचारा आयरन से लेस रिएक्टिव है। यानी कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी की दोनों इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, और ये जो हमारी स्क्रीन पर है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के तहत जो कॉन्सेप्ट आता है वो बिल्कुल नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके लिए हमें रेंजेस पता होने चाहिए, कौन सा थर्मोमीटर कितनी रेंज तक के टेम्परेचर को नापता है। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है ना वो आपको टिक लगानी है, और जो इनकरेक्ट है उसको बिल्कुल आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट जानने के लिए पहले हम पढ़े तो सही कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ लिखा हुआ है क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड्स। क्लिनिकल थर्मामीटर जो नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर नापता है, और जिसकी रेंज जो है वो 35 से 42 डिग्री तक। कितनी रेंज है? 35 डिग्री से 42 डिग्री तक की रेंज है। ठीक है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर नापने वाला थर्मामीटर लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट कैसे नाप सकता है? क्योंकि अगर हम सबसे नॉर्मल और सबसे कॉमन लिक्विड की बात करें तो वो आता है वाटर, और वाटर तो बॉयल ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, और जो थर्मामीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नाप रहा है उसकी रेंज है 35 से 42। वो बिल्कुल भी लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट नहीं नाप सकता है। हाँ, जो लिक्विड्स इतने टेम्परेचर पे बॉईल कर जाते हैं आप उनकी बात कर सकते हो, लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर आर दोज थर्मामीटर विच आर यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, और इसकी रेंज जो है वो 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। और जो बॉइलिंग लिक्विड्स का टेम्परेचर नापने वाले थर्मामीटर होते हैं, दे आर लेबोरेटरी थर्मामीटर्स, उनकी रेंज जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका रूम थर्मामीटर। भाई रूम थर्मामीटर क्या होता है? रूम थर्मामीटर होता है जो आपका रूम टेम्परेचर नापता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर होता है द मोस्ट कंफर्टेबल टेम्परेचर, जो ना ज्यादा बहुत ठंडा हो ना बहुत ज्यादा गर्म हो, एक ह्यूमन बीइंग के यानी कि ह्यूमंस के सरवाइव करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, दैट इज कॉल्ड रूम टेम्परेचर। और मतलब ये कि ऐसा टेम्परेचर विच इज नॉट टू कूल नॉट टू हॉट, यानी ऐसा टेम्परेचर जिसमें ह्यूमन बीइंग जो है कंफर्टेबली सरवाइव कर सके। ह्यूमन बीइंग क्यों, बाकी के जो एनिमल्स हैं हमारे आसपास, जो बाकी मैमल्स हैं, उनके सर्वाइवल के लिए भी रूम टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। ऐसा तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर की जो बात की गई है वो टेम्परेचर होता है, इट इज अ कंफर्टेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बीइंग सो दैट ही और शी कैन सर्वाइव कंफर्टेबली इन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो जनरली जो रूम थर्मामीटर का टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर रेंज होती है रूम थर्मामीटर की, वो इतनी तो नहीं हो सकती। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री, 100 डिग्री में तो बंदा उबल के
48 डिग्री में ही दिल्ली में हाई तौबा मच जाती है, तो 100 डिग्री तो बिल्कुल भी, ये रेंज जो है ये तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो ह्यूमन बींग के लिए जो टेम्परेचर की रेंज है जिसमें वो कंफर्टेबली सरवाइव कर सके, वो स्टार्ट होती है 18 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक। यानी ये वाली रेंज जो है, ये वाली रेंज जो है वो कंफर्टेबल रेंज है फॉर अ ह्यूमन बींग, और दिस इज द रेंज शोन बाय रूम थर्मामीटर। देन देर इज अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। बिल्कुल लेबोरेटरी थर्मामीटर नो 35 डिग्री से 42 डिग्री नहीं, लेबोरेटरी थर्मामीटर तो लैब्स में यूज होते हैं। लैब्स में डिफरेंट तरह के केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, जिनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो इस रेंज में नहीं आते, बल्कि इससे भी ज्यादा की रेंज में होते हैं, कई तो इससे भी कम की रेंज में जाते हैं। ठीक है जी, मतलब कि कईयों का टेम्परेचर इससे भी अबव हो और कईयों का टेम्परेचर इससे भी बिलो जाता है, यानी माइनस में चला जाता है। तो यानी लेबोरेटरी में आपको इस रेंज का थर्मामीटर तो नहीं मिलेगा। लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सो नेक्स्ट द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज ग्रेटर। बिल्कुल ग्रेटर है। आप देखिए जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी टेम्परेचर रेंज 35 से 42 डिग्री की है, और जो आपका लैब थर्मामीटर है, आई थिंक द लेबोरेटरी थर्मामीटर है, उसकी रेंज है -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देखकर ही पता लगा सकते हैं कि जो रेंज है, टेम्परेचर रेंज है जो लेबोरेटरी थर्मामीटर की, वो ऑब्वियसली ज्यादा है क्लिनिकल थर्मामीटर से, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर को नापता है, उसको बॉडी का टेम्परेचर नापना है, और बॉडी का सुटेबल टेम्परेचर यही इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो स्टेटमेंट है आप जो ये जिसमें ये बताया लेबोरेटरी थर्मामीटर रेंज दिस, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये ही आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है, अच्छा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड्स, ये भी रॉन्ग है। रूम थर्मामीटर्स हैव टेम्परेचर रेंज, ये भी रॉन्ग है। लेबोरेटरी थर्मामीटर्स हैव अ रेंज फ्रॉम 35, ये भी रॉन्ग है। तो पहले की जो तीन, मैं आपसे माफी चाहूंगी, मुझे लगा कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, कि लास्ट 2-3 क्वेश्चन से हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो पहले 3 स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज मैंने आपको आपके सामने दे दी है, और बॉइलिंग लिक्विड्स का जो टेम्परेचर होता है वो जो होता है वो हाई हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो वाटर 100 डिग्री पे बॉईल करता है, तो जब वाटर 100 डिग्री पे बॉईल करता है तो उसको नापने के लिए इस रेंज का थर्मामीटर तो बिल्कुल ही एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट आपका रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो किसी ह्यूमन बीइंग को या हम लोगों को सरवाइव करने के लिए सुटेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, उसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं, जिसका जो रेंज है वो 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। और इतनी रेंज को नापने के लिए हमें इतनी बड़ी रेंज का थर्मामीटर क्यों चाहिए? तो रूम थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, क्योंकि यही वो बेस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें हम सर्वाइव कर पाते हैं। तो वो वाली रेंज जो इन्होंने लिखी हुई वो भी गलत है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मामीटर हैव अ रेंज फ्रॉम 35 डिग्री टू 45। नहीं, लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज जो है वो ज्यादा होती है। ये जो इन्होंने रेंज लिखी हुई है क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज है, लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज है -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर्स में आपको डिफरेंट तरह के केमिकल्स और लिक्विड्स को यूज करना पड़ता है, जिनका टेम्परेचर जो होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से अलग होता है। नेक्स्ट जो रेंज है, तो लास्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही हुई है, क्योंकि अगर आप दोनों की रेंज को मैच करो तो आप यही पाओगे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज जो होती है वो ज्यादा होती है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके साथ ही मेरी आज की क्लासेस आपके साथ खत्म हुई। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। नमस्कार।